हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th बायोलॉजी के चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का एक और न्यू टॉपिक एंड दैट इज़ सेल ऑर्गेनल्स। प्रीवियस सेशंस में हम अब तक डिस्कस करते आ रहे हैं सेल के अलग अलग कंपोनेंट्स को, जैसे कि सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। तो अभी तक हमने सेल के इन सारे कंपोनेंट्स को अपने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया है। अब बारी आती है अपने चैप्टर में और आगे बढ़ने की और सेल के कुछ और मेजर कंपोनेंट्स को डिस्कस करने की, यानी कि अब से हम पढ़ना शुरू करेंगे सेल ऑर्गेनल्स को। अब देखो ऐसा है कि ना, सेल ऑर्गेनल्स बहुत सारे होते हैं, तो सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स को एक ही लेक्चर में हम कवर नहीं करेंगे, बट हाँ, आज के सेशन में हम डेफिनेटली बात करने वाले हैं दो सेल ऑर्गेनल्स के ऊपर। कौन से दो सेल ऑर्गेनल्स? तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, और फिर हम बात करेंगे गोल्जी अपैरेटस की, या आप इसको गोल्जी बॉडी भी बोल सकते हो। और यही है हमारे आज के इस सेशन का टारगेट, कि आज के इसी सेशन से हमें पढ़ना शुरू करना है सेल ऑर्गेनल्स को। तो आ जाओ फिर अपने इसी टारगेट को अचीव करने के लिए हम करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है एकदम क्वालिटी एजुकेशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर एक चीज़ डेफिनेट है और वो है आप सभी की सक्सेस। तो इसी अच्छी बात से हम शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ से हमें पढ़ना शुरू करना है सेल ऑर्गेनल्स को, और कौन से दो मेजर सेल ऑर्गेनल्स के ऊपर आज हमें चर्चा करनी है वो भी मैंने आपको बता ही दिया है। तो आ जाओ फिर शुरू करते हैं। अब देखो ऐसा है कि इससे पहले कि हम अलग अलग तरह के सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बात करें, उनका स्ट्रक्चर समझें, उनके फंक्शंस समझें, सबसे पहले तो आप सभी के लिए ये समझना ज़रूरी है कि भाई ये सेल ऑर्गेनल्स ही क्या होते हैं, क्या होते हैं सेल ऑर्गेनल्स। फिर अलग अलग तरह के सेल ऑर्गेनल्स को पढ़ना, उनके फंक्शंस को पढ़ना, वो तो बाद की बात है। सबसे पहले तो ये समझो कि भाई ये सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं। तो इसके लिए ना आपकी एनसीईआरटी बुक एक बहुत अच्छी सी बात बोलती है। एनसीईआरटी बुक बोलती है कि एक जो सेल होता है ना, उसके अंदर बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। आई रिपीट, आपकी एनसीईआरटी बुक बोलती है, अभी मैं रीड भी करवा दूंगी आपकी एनसीईआरटी बुक, पहले मैं समझा देती हूँ। एनसीईआरटी बुक ये बोलती है कि भाई जैसे कि एक सेल है और उसके अंदर बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज़ चल रही हैं, तो उन केमिकल एक्टिविटीज़ को एक दूसरे से अलग रखने के लिए या सेपरेटेड रखने के लिए सेल इस्तेमाल करता है कुछ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स का, और उन्हीं मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। कुछ समझ में आया? एक काम करती हूँ मैं ना आपको एक बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल देती हूँ, तो शायद आपको सेल ऑर्गेनल्स का जो कॉन्सेप्ट है, जो उनका सिग्निफिकेंस है, शायद आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, ध्यान से सुनना और समझते जाना। जैसे कि हमारा जो घर होता है, उस घर में हम अलग अलग तरह के काम करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपकी बात करूँ तो आप अपने घर में अलग अलग तरह के काम करते हो। जैसे कि आप खाना खाते हो, ठीक है, आपके घर में खाना बनता है, उसको आप खाते हो। उसके अलावा आप अपना होमवर्क करते हो, आप पढ़ाई करते हो, फिर आप निन्नी भी करते हो, आप सो भी जाते हो, ठीक है, आप नहाते धोते भी हो, आपके घर में कहीं कपड़े धुलते होंगे, कहीं बर्तन धुलते होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपके घर में कई तरह के काम होते हैं, आपके घर में कई तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं, और कहीं ना कहीं हर एक एक्टिविटी के लिए एक डेडिकेटेड स्पेस होती है हमारे घर में। जैसे कि अगर नींद आ रही है, सोना है, रेस्ट करना है, तो इसके लिए बेडरूम होगा। अगर पढ़ाई करनी है, होमवर्क करना है, तो उसके लिए आपका अलग से एक स्टडी रूम होगा। अगर घर में खाना बनाना है तो उसके लिए किचन होती है। उस खाने को खाना है सब लोगों को मिलके, तो अलग से एक डाइनिंग रूम होता है। अगर गेस्ट आए हैं तो उनको वेलकम करने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए है एक अलग से रूम होता है, ड्राइंग रूम वगैरह होता है। कपड़े धोने तो उसके लिए अलग से एक वॉश एरिया होता है, बर्तन भी वहीं धुल जाते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि घर में बहुत सारे काम चलते रहते हैं, और हर एक काम को या हर एक एक्टिविटी के लिए हम एक डेडिकेटेड स्पेस अलॉट कर देते हैं। जैसे कि अगर आपको फ्रेश होना है, अगर आपको नहाना धोना है, तो उसके लिए वॉशरूम होगा, बाथरूम होगा। सोना है तो बेडरूम होगा, खाना खाना है तो डाइनिंग रूम होगा, खाना बनाना है तो किचन होगी, है ना।
अगर मैं आपसे बोलूँ कि देखो बेटा मेरे पास ना एक कमरा है, मेरे पास इतना बड़ा घर नहीं है, ठीक है, कि मैं अलग अलग स्पेस अलॉट कर दूँ हर एक काम के लिए, हर एक एक्टिविटी के लिए, मेरे पास तो एक ही कमरा है और सारे काम उसी एक कमरे में होंगे, मतलब खाना भी वहीं बनेगा, खाना भी वहीं पड़ेगा, नहाना भी वहीं पड़ेगा, सोना भी वहीं पड़ेगा, पढ़ना भी वहीं पड़ेगा। तो आप बोलोगे कि मैम ये कैसे पॉसिबल है, एक ही कमरे में सारे काम, ये तो मतलब सही नहीं है। जैसे कि मान लो कि मैं दो लोगों को एक ही रूम में छोड़ दूँ, मैं दो लोगों को एक ही रूम में छोड़ दूँ कि बेटा तुमको उस एक ही रूम में रहना है और सारे काम वहीं करने हैं, तो कहीं ना कहीं जब दो लोग एक ही रूम में रहेंगे तो उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो एक दूसरे से क्लैश होंगी। जैसे कि मान लो कि एक बच्चे को पढ़ाई करनी है और दूसरे बच्चे को भूख लगी है, तो अब पढ़ाई करने वाला बच्चा उसी रूम में बैठ के पढ़ाई करेगा और जिसको भूख लगी है वो बच्चा भी उसी रूम में बैठ करके खाना पकाएगा और खाएगा। तो कहीं ना कहीं दोनों बच्चों को डिस्टर्बेंस होगा ना। जो पढ़ाई कर रहा होगा वो बच्चा वो बोलेगा कि अरे यार कितने ज़ोर से जो ना तुम्हारे कुकर की सीटी बज रही है, हमको डिस्टर्बेंस हो रहा है, बंद करो ये। तो जिस बच्चे को भूख लगी, जो खाना बना रहा है, वो बोलेगा कि अरे भैया मुझे तो भूख लगी ना, मुझे तो कुछ खाना है, खाने के लिए पकाना पड़ेगा और कुकर की सीटी तो बचेगी, चाहे जो हो जाए। मान लो कि एक बच्चे को सोना है और एक बच्चे को पढ़ाई करना है, तो जिसको पढ़ाई करना है वो क्या करेगा, रूम की अपनी लाइट जला करके पढ़ाई करेगा, और जिसको सोना है वो बोलेगा कि अरे यार ये लाइट बंद करो यार, सोना है मुझे, डिस्टर्ब हो रहा है, बंद करो इसको। तो जिसको पढ़ाई करनी होगी वो बोलेगा कि अरे भैया मेरे को तो पढ़ाई करनी है ना, मुझे तो रोशनी चाहिए है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं अलग अलग एक्टिविटीज़ को करने के लिए एक ही रूम दे दूँ या एक ही स्पेस अलॉट कर दूँ कि भैया जो करना है तो मैं इसी स्पेस में करना है, तो सब हौश पौश नहीं हो जाएगा। एक्टिविटीज़ कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरफेयर करेंगी। तो सेल में भी तो यही होता है, सेल में भी तो अलग अलग एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और अगर हर एक्टिविटी को, मेरी बात को ध्यान से समझते जाना, कि अगर सेल में होने वाली हर एक एक्टिविटी को हमने एक अलग से स्पेस नहीं दिया, एक अलग से रूम अलॉट नहीं किया, तो फिर वो एक्टिविटी दूसरी होने वाली एक्टिविटीज़ में जाकर के घुसेगी, इंटरफेयर करेगी। अब समझ में आया? देखो मैं बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल देती हूँ जिससे कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए। मुद्दा यही है, टारगेट यही रहता है मेरा हर एक सेशन का, कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। बाकी फिर अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सवाल तो बेटा हर लेवल के बन ही जाएंगे। अगर एक टॉपिक तुम्हें समझ में आ गया, उसकी थ्योरी तुमको अगर समझ में आ गई, तो उस टॉपिक से, उस कॉन्सेप्ट से कैसे भी सवाल क्यों ना हो तुमसे बन जाने चाहिए, अब बन ही जाएंगे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ये तुम्हारे घर वाला एग्जाम्पल, एक कॉमन रूम वाला एग्जाम्पल जिसमें कि मैंने दो बच्चों को घुसा दिया है, वो एग्जाम्पल तुम्हें समझ में आया ना। सेम सिचुएशन बेटा हमारे बॉडी के सेल्स में भी हो सकती है कि एक सेल में बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज़ चल रही हैं, और अगर हर एक केमिकल एक्टिविटी को एक अलग से स्पेस नहीं दी गई, एक अलग से रूम नहीं दिया गया, तो फिर वो दूसरी एक्टिविटीज़ में जाकर के घुसेगी, इंटरफेयर करेगी, और बहुत ही जो ना मामला मतलब गड़बड़ सा हो जाएगा। तो ऐसा ना हो, सोचो सेल भी इतना समझदार होता है कि ऐसा ना हो कि एक्टिविटीज़ आपस में इंटरफेयर ना करें। तो इसको मेक श्योर करने के लिए एक सेल अपने अंदर सर्टेन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करता है, कि जैसे कि एक एक्टिविटी होनी है तो उस एक्टिविटी के होने के लिए सेल क्या करेगा, अपना एक स्ट्रक्चर दे देगा कि लो बहन जी आप इसमें हो जाना। दूसरी एक्टिविटी के लिए सेल बोलेगा कि ए सुनो तुम ये वाले स्ट्रक्चर में जो है ना हो जाना। तीसरी एक्टिविटी के लिए सेल बोलेगा कि बहन जी आप जो है ना, आप ये वाले मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर में हो जाना। तो हर एक एक्टिविटी क्या हो रही है, हर एक एक्टिविटी आप बोल सकते हो कि अलग अलग मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर में हो रही है, तो इंटरफेरेंस नहीं होगा। और अगर इंटरफेरेंस नहीं होगा एक्टिविटीज़ के बीच में, तो हर एक एक्टिविटी बढ़िया तरीके से होगी और बेहतरीन तरीके से होगी। और यही तो हम चाहते हैं, क्योंकि सेल्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लाइफ। तो भाई सेल का सही तरीके से काम करना तो ज़रूरी है ना, तभी तो ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर रह पाएगा, तभी तो वो ऑर्गेनिज्म जिंदा रह पाएगा। तो हर एक सेल का बॉडी में, हर एक सेल जो होता है ना बॉडी का, उस सेल में सही तरीके से काम होना बड़ा ज़रूरी है। और इसीलिए सेल के अंदर पाए जाते हैं वेरियस सेल ऑर्गेनल्स। एनसीईआरटी रीड करवा देती हूँ
ताकि आपको दिल में और तसल्ली रहे कि हाँ मैम ने सही पढ़ाया है। ठीक है, मतलब कि एनसीईआरटी भी हमने पढ़ ली है तो हाँ सब कुछ हमारा क्लियर होता जा रहा है। देखो, एवरी सेल हैज़ अ मेम्ब्रेन अराउंड इट टू कीप इट्स ओन कंटेंट्स सेपरेट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। देखो ये चीज़ तो अपन जब सेल वॉल पढ़ रहे थे, सेल मेम्ब्रेन पढ़ रहे थे, तो भी अपन ने बात करी थी कि सेल के अराउंड उसकी जो कवरिंग होती है, चाहे वो अब सेल वॉल हो या चाहे वो सेल मेम्ब्रेन हो, कहने का मतलब ये है कि सेल के अराउंड उसको सराउंड करने वाली, एक सेल को सराउंड करने वाली जो उसकी कवरिंग होती है वो उसके लिए बड़ी ज़रूरी होती है। क्यों? क्योंकि वो जो उसकी कवरिंग होती है ना, वो सेल के अंदर के कंटेंट को सेल का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उससे मिक्स होने से बचाती है, प्रिवेंट करती है। वो जो कवरिंग उसका क्या काम होता है? यही तो काम होता है ना कि सेल के अंदर का जो भी माल मसाला है वो उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कहीं मिक्स ना हो जाए, तो इसके लिए सेल की कवरिंग होती है। ठीक है, लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल्स इंक्लूडिंग द सेल्स फ्रॉम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। हम कौन है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ही है ना। हमारे बॉडी के अंदर बिलियंस एंड ट्रिलियंस नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, इतने कि हम उंगलियों पे उनको काउंट भी नहीं कर सकते हैं, छोड़ो, इतने सारे सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में। तो जो लार्ज और जो क्या बोलते हैं इसको, हाँ, कॉम्प्लेक्स सेल्स जो होते हैं इंक्लूडिंग द सेल्स फ्रॉम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स नीड अ लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटीज टू सपोर्ट देयर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेल है तो वो कॉम्प्लेक्स सेल अपना जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है वो मेंटेन कर पाए और प्रॉपरली फंक्शन कर पाए, इसकी बहुत ज़रूरत होती है बॉडी में। सो दीज सेल्स नीड अ लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटीज़। वही वाली बात है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक सेल के अंदर क्या होता है, बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। काहे के लिए? टू सपोर्ट देयर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, टू कीप दीज एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट काइंड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। प्रॉब्लम ये बेटा कि सेल के अंदर जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं ना वो अलग अलग तरह की हैं, और क्योंकि वो अलग अलग तरह की है इसलिए उनको आपस में सेपरेट करना, एक दूसरे से सेपरेट करना बड़ा ज़रूरी है। These cells use membrane bound little structures, जिनको आप क्या बोल सकते हो, ऑर्गेनल्स विद इन themselves। कि एक सेल ही क्या करता है, सोचता है कि भैया हम क्या करते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि एक्टिविटीज़ एक दूसरे से अलग अलग हो जाएं, ताकि इंटरफेरेंस ना हो। This is one of these features of the eukaryotic cells that distinguish them from prokaryotic cells। याद करो जब अपन बात कर रहे थे यूकैरियोटिक सेल की और प्रोकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंसेस की, तो अपन ने देखा था कि जो एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसके साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। आई रिपीट, एक प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। वहीं अगर हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल की तो उसके साइटोप्लाज्म में भर भर के क्या होंगे, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होंगे। तो सेल ऑर्गेनल्स बेटा क्या बन जाता है, एक मेजर डिफरेंस बन जाता है बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। Some of these organelles are visible only with the help of electron microscope। छोटे होते हैं ना, तो कुछ ऐसे भी होते हैं ऑर्गेनल्स जिनको कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ही द्वारा देखा जा सकता है और ऑब्जर्व किया जा सकता है। We have talked about the nucleus in the previous section, है ना। Some important examples of cell organelles which we will discuss now are एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। कहने का मतलब ये है कि एनसीईआरटी ने आपको आपका सिलेबस बता दिया है ना, कि आपको सेल ऑर्गेनल्स तो पढ़ने ही हैं, लेकिन कौन कौन से पढ़ने हैं आपको? पढ़ने हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स। दे आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे कैरी आउट सम वेरी क्रूशियल फंक्शंस इन द सेल्स। अब कौन से क्रूशियल फंक्शंस ये प्ले करेंगे वो तो हमें तभी पता चलेगा जब हम इनको पढ़ना शुरू करेंगे। तो एटलीस्ट अब मैं ये मान के चलती हूँ कि आप लोगों को सेल ऑर्गेनल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो तो क्लियर हो गया होगा कि भैया ये होते क्यों हैं। ना होते तो अच्छा होता, हमारा सिलेबस छोटा हो जाता है ना। नहीं बेटा, होते तो हैं, इनकी ज़रूरत तो है सेल्स में, है ना। और जैसे जैसे हम एक एक सेल ऑर्गेनल्स को पढ़ते जाएंगे, उसके स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन को पढ़ते जाएंगे, तो आपको चीज़ें और भी क्लियर अच्छे से होती चली जाएंगी। ठीक है, अब सिलेबस पता चल गया है। अब एक काम करते हैं, फटाफट से जो है हम अपने जो आज के सेशन का जो पहला सेल ऑर्गेनल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हम उसको जो है बेटा आ जाओ पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आपको एक सुंदर सी इमेज दिख रही होगी। ठीक है, अब इसी चीज़ को समझाने के लिए
मैं थोड़ा सा खुद भी ड्रॉ करके आपको बताती हूँ। देखो मेरी बात सुनो, हमने न्यूक्लियस पढ़ लिया ना, तो सबसे पहले हम न्यूक्लियस से जो है शुरुआत करते हैं। ये देखो, ये सेल हो गया, ऑब्वियसली कौन सा होगा, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक? यूकैरियोटिक। बेटा अभी अभी तो मैंने पढ़ाया कि प्रोकैरियोटिक तो जो सेल है उसके साइटोप्लाज्म में होते ही नहीं है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। हमें क्या पढ़ना है, अपना पहला सेल ऑर्गेनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसके लिए हमको यूकैरियोटिक सेल ही लेना होगा, प्रोकैरियोटिक अपन ले ही नहीं सकते हैं। तो ये है एक यूकैरियोटिक सेल, बाकायदा इसमें आपको वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। तो ये देखो कुछ इस तरीके से ये हो गया आपका न्यूक्लियस। अच्छा, न्यूक्लियस के बारे में भी हम सारी चर्चा कर चुके हैं कि न्यूक्लियस के अराउंड जो उसकी कवरिंग होती है, जिसको अपन न्यूक्लियर एनवलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, वो कंटिन्यूस नहीं होती है। पहली बात तो वो जो कवरिंग है न्यूक्लियस की, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो 2 लेयर्स की बनी होती है ना, इनर वन एंड आउटर वन। और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि भैया ये कंटिन्यूस नहीं होती हैं, बीच बीच में क्या होते हैं, छेद होते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर्स। तो कुछ इस तरीके से देखो, मैं रफली न्यूक्लियर पोर्स भी बना देती हूँ, दिख गए न्यूक्लियर पोर्स। चलो अब थोड़ा सा और कहानी को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट ऑर्गेनल की। ये देखो मैं क्या कर रही हूँ बेटा, मैं ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का थोड़ा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश कर रही हूँ, लाइक दिस। ये है बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिख रहा है ये। अब आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि मैम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ड्रॉ करने के लिए आपने ये क्यों बनाया? चुपचाप ये बना देती, इसको क्या को बनाया? एक रिलेशन है इन दोनों के बीच में। क्या रिलेशन है? अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे, एकदम ध्यान से, तो आपको वो रिलेशन ऐसे पकड़ में आ जाएगा, तुरंत आप समझ जाओगे कि इसको ड्रॉ करने के लिए मैंने इसको क्यों बनाया। जब तक आप इसको ध्यान से देख रहे हो डायग्राम को, तब तक मैं आपको एक छोटी सी बात और बता देती हूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। क्या कि बेटा रेटिकुलम का मतलब क्या होता है, यहाँ पर लिखा नहीं है, अरे भाई रुक जाओ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। रेटिकुलम का मतलब होता है बेटा नेट लाइक, जाल जैसा। नेट का मतलब समझते ना, जाल जैसा। एंडो का मतलब तुम सबको मैं बहुत पहले से बताती आ रही हूँ, एंडो का मतलब होता है अंदर, और प्लाज्मिक वर्ड से यहाँ पर मतलब है साइटोप्लाज्म। तो इसका जो नाम है बेटा, ये इसकी कहानी बयान कर देता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो नाम है ना, ये इसकी कहानी बयान कर देता है। क्या कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर। कहाँ? साइटोप्लाज्म के अंदर। आप खुद ही देखो ना, 2 मिनट के लिए इसको छोड़ दो न्यूक्लियस को, तुम देखो ये क्या है, एक जाल जैसा, एक नेटवर्क जैसा, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा होगा सेल के साइटोप्लाज्म में। ये छोड़ो, अगर आपको ये पिक्चर समझ में आ रही है तो आप ये देख लो। ये देखो कितना बढ़िया सा जो है, एक और पिक्चर दिखाती हूँ ये, अब इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ये पूरा क्या है बेटा, एक यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है, और ये है न्यूक्लियस, दिस वन इज न्यूक्लियस। और ये जो पूरा है, ये देखो, यहां से लेकर के यहां तक, ये देखो, ये पूरा आपको एक जाल जैसा नेट लाइक स्ट्रक्चर नजर नहीं आ रहा, जो साइटोप्लाज्म के अंदर बिल्कुल ही जो है ऐसे तैर रहा है फ्रीली। इसी को तो बोलते हैं अपन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई बात समझ में? हाँ जी। अब बात ये थी कि मैम इसको ड्रॉ करने के न्यूक्लियस क्यों बनाया। न्यूक्लियस बनाया तो बनाया, एनवेलप भी आपने बना दिया, आउटर लेयर, इनर मेम्ब्रेन आपने सब बना दी। क्यों बना दी मैम, अकेले इसी से काम चल जाता ना। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर आप डायग्राम को देखोगे ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा। जिनको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आया उनको मैं बता देती हूँ, चिंता की बात नहीं। देखो मेरी बात समझो, अगर आप इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखोगे, इसके यदि आप स्ट्रक्चर को देखोगे,
तो आपको ये रियलाइज होगा कि यार इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो मतलब बड़ा ही विचित्र सा है, बहुत अजीब सा है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको देख लो, ये देखो बहुत अजीब सा स्ट्रक्चर है, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर तो हमने आज तक नहीं देखा। सेल के अंदर सेल वॉल देख ली, मेम्ब्रेन देख लिया, न्यूक्लियस देख लिया, साइटोप्लाज्म देख लिया, पर ये क्या है भाई अजीब सा, कि ऐसा लग रहा है कि कुछ छोटी छोटी ट्यूब्स दिख रही हैं। ये देखो छोटी छोटी सी ऐसी ट्यूब्स दिख रही हैं। ये कुछ ऐसा लग रहा है कि वेसाइकल्स। देखो वेसाइकल्स का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे से आप बोल सकते हो कि डब्बे, जैसे कि अपने घर में भी सामान को स्टोर करने के लिए डब्बे होते हैं ना। जैसे आप किचन में जाओ, वैसे तो जाते नहीं, आ जाओ किचन में और मम्मी से पूछना कि मम्मी आपने आटा कहाँ रखा है, आपने चावल कहाँ रखे हैं, आपने दाल कहाँ रखी है, तो मम्मी बताएंगे कि देखो दाल का ये डब्बा है, चावल का ये डब्बा है, आटे का ये डब्बा है। वैसे ही सेल में भी क्या है, छोटे छोटे से डब्बे होते हैं चीज़ों को स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पर भी देखो आपको कुछ ऐसे वेसाइकल टाइप स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये जो डब्बे हैं इनकी कुछ खास बात है। क्या खास बात है कि ऐसे चपटे हुए हैं, फ्लैट है। तो मैम ये जो स्ट्रक्चर है बड़ा अजीब सा है, ये ऐसा क्यों हो गया? तो मैं आपको बताती हूँ। ये जो आपको न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन दिख रही है, मेम्ब्रेन की जो आपको आउटर लेयर दिख रही है, ये वाली, ये ज़रा तुम इसको ध्यान से देखो। क्यों ध्यान से देखो? क्योंकि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो आउटर लेयर है, इसी आउटर लेयर के बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड होता है अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने क्या बोला? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो आउटर लेयर है उसके बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड होता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कैसे? अंदर की बात यह है बेटा कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना, मतलब ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है, इसकी जो आउटर लेयर होती है, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, वही क्या होती है, थोड़ी सी ऐसी फैल जाती है, एक्सटेंड हो जाती है। ये कुछ नहीं है बेटा, ये पूरा स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, बस ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन की आउटर लेयर का एक एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन का मतलब समझते हो ना, एक तरह से ब्रांच। जैसे कि मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ इस ऑफिस में, मैं एक और बगल वाली ब्रांच, मतलब जो एक और जो बगल वाला जो बिल्डिंग है, मैं उसको भी जो है ना अपना ऑफिस बना लूँ, तो वो क्या हो जाएगा, मेरे इस हेड ऑफिस का एक्सटेंशन, एक ब्रांच। तो यहाँ पर भी वही हुआ है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो आउटर लेयर है वही क्या हो गई, थोड़ी सी एक्सटेंड हो गई है, एक्सटेंड हो गई है। और एक्सटेंड होकर के क्या हुआ है बेटा, वो फोल्ड हो गई है। तुम्हें देखो ना, ये तुमको फोल्डिंग दिख रही होंगी, ये देखो, ये ऐसी जैसे किसी ने एक मेम्ब्रेन ली और उसको ऐसे ऐसे करके फोल्ड कर दिया, दिख रहा है? ये देखो ना, ये मेम्ब्रेन है, आउटर जो मेम्ब्रेन है न्यूक्लियर एनवेलप की, उसकी कवरिंग की आउटर मेम्ब्रेन क्या हुई बेटा, थोड़ी सी ऐसी फैल गई, एक्सटेंड हो गई। और इतनी एक्सटेंड हुई, इतनी एक्सटेंड हुई कि अल्टीमेटली क्या हुआ, उसमें ऐसे फोल्ड आ गए। ये देखो, ये फोल्डिंग्स दिख रही है आपको, ये सारी फोल्डिंग्स। बस यही तो है स्ट्रक्चर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। कि वो एक्चुअली होता क्या है, न्यूक्लियस की कवरिंग की आउटर मेम्ब्रेन का एक एक्सटेंशन होता है। आउटर मेम्ब्रेन एक्सटेंड हो जाती है और एक्सटेंड होने के बाद में फोल्ड हो जाती है। और उन्हीं फोल्डिंग्स के कारण बेटा, उन्हीं फोल्डिंग्स के कारण यहाँ पर आपको दो स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। वो जो मेम्ब्रेन एक्सटेंड होकर के फोल्ड हुई है ना, तो उन फोल्डिंग्स के कारण देखो बेटा, अगर कोई भी मेम्ब्रेन फोल्ड होगी, या तुम मेम्ब्रेन छोड़ो, आपके पास कोई एक सिंपल सा पेपर है, देखो जैसे कि मैं तुमको एग्जाम्पल दूं, तो मान लो मेरे पास ये पेपर है, ये पेपर है, अगर मैं इसको फोल्ड करूंगी तो फोल्ड करने के बाद बेटा इसका कोई ना कोई तो शेप आएगा ना। जैसे कि देखो मैंने इसको ऐसे फोल्ड किया तो देखो इसका सिलेंड्रिकल शेप बन गया, है ना। या अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड कर देती, मैं कुछ इसको ऐसे करके फोल्ड कर देती, तो फोल्डिंग से क्या होगा, देखो एरोप्लेन बन जाएगा। या अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड करती तो देखो स्क्वायर बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि अपन कुछ भी फोल्ड करते हैं, कोई भी पेपर या मेम्ब्रेन टाइप, तो फोल्डिंग के बाद क्या होता है, कोई ना कोई शेप तो बनता ही है ना। तो यहाँ पर भी तो वही हुआ, जब अपन बोल रहे थे ना कितना अजीब सा स्ट्रक्चर है, क्या है ये शेप, ट्यूब भी दिख रही है, ये चपटे चपटे से वेसाइकल्स भी दिख रहे हैं। मैम ये है क्या बेटा, ये सब मतलब आप बोल सकते हो कि रिजल्ट है मेम्ब्रेन की फोल्ड होने का, कि मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, ऐसे फोल्ड हो जाती है। और फोल्ड होने के कारण हमको ये दो अलग अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। हमको ऐसे चपटे वेसाइकल देखने को मिलते हैं, या सैक बोल लो, वेसाइकल अगर भारी वर्ड लग रहा है बेटा तो सैक बोल लो, बोरे बोलो। सैक मतलब क्या, सैक मतलब बोरे, जिसमें अपन कुछ ना कुछ स्टोर करते हैं।
तो ये हुआ क्या, मेम्ब्रेन फोल्ड हुई और फोल्डिंग्स से हमको दो अलग अलग स्ट्रक्चर देखने को मिले। एक हमको ट्यूब्यूल्स देखने को मिली, ठीक है, और दूसरा हमको फ्लैटेंड सैक देखने को मिले। न्यूक्लियर एनवलप की आउटर मेम्ब्रेन थोड़ी सी एक्सटेंड हुई, फोल्ड हो गई, और उन फोल्डिंग्स के थ्रू ही हमको ये दो स्ट्रक्चर देखने को मिले, ट्यूब्यूल्स और चपटे चपटे से बोरे, है ना। ये देखो चपटे चपटे से बोरे। क्या हुआ भैया, हटो ना, अरे तुम नहीं हटो। हाँ ये देखो चपटे चपटे से आपको बोरे नजर आ रहे होंगे, फ्लैटेंड सैक नजर आ रहे होंगे, और इन्हीं दोनों स्ट्रक्चर्स के कॉम्बिनेशन से बेटा क्या बन जाता है, अपना सेल ऑर्गेनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई होप आपको सब क्लियर होता जा रहा होगा कि न्यूक्लियर एनवलप की आउटर मेम्ब्रेन थोड़ी सी एक्सटेंड हो गई, फोल्ड हो गई, उन्हीं फोल्डिंग से हमको दो स्ट्रक्चर देखने को मिले, छोटी छोटी सी ट्यूब्यूल्स और फ्लैटेंड सैक, और फिर इन दोनों ही स्ट्रक्चर के कॉम्बिनेशन से क्या बन गया, एक सेल ऑर्गेनल जिसको अपन बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों बोल रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि बेटा इन दोनों ही स्ट्रक्चर्स के कॉम्बिनेशन से एक नेटवर्क बन गया है, एक जाल बन गया है सेल के साइटोप्लाज्म, है ना। ट्यूब्यूल्स एंड ये फ्लैटेंड सैक के कारण, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के कारण क्या बन गया है, सेल के साइटोप्लाज्म में एक जाल बन गया, एक नेट बन गया है, और इसीलिए इस पूरे ऑर्गेनल का हमने नाम क्या रख दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, की साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाने वाला नेट लाइक स्ट्रक्चर नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो नाम है वही इसकी कहानी पूरी बयां कर देता है। ये देखो पूरा आपको ऐसा जाल जैसा दिख रहा होगा, साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है। अच्छा, इसकी मैं आपको एक मजेदार बात बताती हूँ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आपने देखा कि एक एंड जो है वो न्यूक्लियस के क्लोजली एसोसिएटेड है ना। जैसे कि ये न्यूक्लियस है और इसके देखो क्लोज एसोसिएशन में मिल रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक एंड, और जो इसका दूसरा एंड होता है बेटा, वो मोस्ट ऑफ द केसेस में, या मतलब आप ऐसा समझ लो कि कुछ केसेस में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो दूसरा एंड है वो आकर के जुड़ जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, टच करता है। ऐसे समझो जैसे ये सेल है, ये सेल की सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये न्यूक्लियस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आया 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 आया, और ये देखो एक एंड से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टच कर रहा है न्यूक्लियस को, और दूसरे एंड से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टच कर रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। तो देखो ना, बिल्कुल नेटवर्क इसने जो ना बना रखा है, अपना फैला रखा है पूरे साइटोप्लाज्म में, तभी तो नाम पड़ गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है बेटा, वो दो तरह का होता है, दो टाइप्स का होता है। एक होता है RER और एक होता है SER। ठीक है, एक होता है RER और एक होता है SER। RER का फुल फॉर्म होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और SER का फॉर्मूला नहीं, फुल फॉर्म होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये भेदभाव क्यों हमने कर दिया कि दो तरह के क्यों मिल रहे हैं, एक रफ और एक स्मूथ, किसको बोल रहे हैं रफ, किसको बोल रहे हैं स्मूथ। तो मेरी बात सुनो, न्यूक्लियस जब अपन पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि बेटा न्यूक्लियस की जो कवरिंग होती है, जो उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उसकी जो आउटर लेयर होती है वो स्मूथ नहीं होती है। ऐसा लगता है कि उसके मुंह पे पिंपल्स आ गए हैं। क्यों? क्योंकि राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं ना बच्चों, भूले तो नहीं, याद है कि नहीं, कि न्यूक्लियर एनवलप या मेम्ब्रेन की जो आउटर लेयर होती है वो स्मूथ नहीं होती है, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स चिपके पड़े होते हैं। राइबोसोम्स क्या होते हैं, प्रोटीन फैक्ट्रीज होते हैं, वहीं पर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। वहीं जो इनर मेम्ब्रेन है वो स्मूथ होती है, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कोई राइबोसोम नहीं चिपके होते हैं। अब अपन क्या पढ़ रहे इतनी देर से, अपन यही तो पढ़ रहे हैं कि ये जो पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की आउटर जो लेयर है उसी का तो एक्सटेंशन है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बेटा, इसकी भी जो आप बोल सकते हो कि मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर भी क्या चिपके होंगे, राइबोसोम्स चिपके होंगे ना। दिमाग लगाओ, क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की आउटर लेयर का एक्सटेंशन है। तो आउटर लेयर पर क्या है, राइबोसोम्स है। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना है बेटा, इसकी भी तो मेम्ब्रेन पर क्या होगा, राइबोसोम्स चिपके हों। अब यहाँ पर भी एक कैच है
क्या? एंटायर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम्स नहीं चिपके रहते हैं। आई रिपीट, क्या बोला मैंने? कि पूरे के पूरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर की मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम्स नहीं चिपके रहते हैं। ये दिख रही है आपको, ये ट्यूब्यूल्स, ये भी तो क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर का ही तो ये हिस्सा है ना। लेकिन क्या इनकी मेम्ब्रेन्स के ऊपर मैंने ये राइबोसोम्स बनाए क्या? आप बोलोगे कि मैम आप भूल गई होंगी। नहीं, मैं भूली नहीं हूँ, मैंने जानबूझकर नहीं बनाए हैं। क्यों? क्योंकि वाकई में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको अपन शॉर्ट में ER बोलते हैं, वाकई में ER के स्ट्रक्चर का एक पार्ट ऐसा होता है जिसकी मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। वहीं उसी ER के स्ट्रक्चर का एक हिस्सा ऐसा होता है जिसकी मेम्ब्रेन के ऊपर ये राइबोसोम्स चिपके रहते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर का वो वाला पार्ट जिसकी मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम्स चिपके होते हैं, उस पार्ट को हम बोलते हैं बच्चों RER, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और उसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर का वो वाला हिस्सा, वो वाला पार्ट जिसकी मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम्स नहीं चिपके होते हैं, उस वाले पार्ट को हम बोलते हैं SER। दूसरे कलर से बनाती हूं सो दैट यू कैन डिफरेंशिएट। उस वाले पार्ट को हम बोलते हैं बच्चों SER, बोले तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब कहीं ना कहीं आपके दिमाग में सवाल आ रहा हो कि चलो ठीक है, समझ में आ गया, राइबोसोम्स यहाँ पर हैं, यहाँ पर नहीं है, पर ये रफ और स्मूथ का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? ये पल्ले नहीं पड़ी बात। तो मेरी बात समझो, एक मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, उस एग्जाम्पल से आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मान लो कि एक टेबल है, टेबल पर मैंने 2 कपड़े बिछाए हैं। एक टेबल है, 2 कपड़े बिछाए हैं। एक कपड़े के ऊपर मैंने मोती रख दिए हैं, बहुत सारे मोती, मतलब समझते हो, पर्ल्स, जिसकी माला बनती है। ठीक है, तो टेबल पर मैंने 2 कपड़े बिछाए हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। यहाँ पर जो कपड़ा है उसके ऊपर मैंने मोती बिछाए हैं, और इस वाले कपड़े के ऊपर कुछ भी नहीं है, वो प्लेन है। ठीक है, अब मैं आपको लेकर के आई हूँ, आपकी आंखों पे पट्टी बांधी हुई है मैंने, और मैं आपसे बोल रही हूँ कि बेटा तुम क्या करो, तुम दोनों ही कपड़े के सरफेस को तुम टच करो। तो जब तुम्हारी आंख पे पट्टी बंधी, तुम्हें नहीं दिख रहा है ना, तो जब तुम ये वाले कपड़े के सरफेस को टच करोगे तो तुम बोलोगे कि मैम ये थोड़ा सा रफ सा है, और ये वाला जो कपड़ा है इसका सरफेस स्मूथ है। क्यों? क्यों तुम्हें ऐसा लगा कि यहाँ पर रफनेस है, यहाँ पर स्मूथनेस है? क्योंकि यहाँ पर जो कपड़ा था बेटा टेबल पर, उसके सरफेस पर मैंने मोती बिछाए हुए थे, तो उन मोतियों को तुम्हें टच करके लगा कि अरे कुछ रफ सा है सरफेस, स्मूथ नहीं है। और यहाँ पर कपड़े के ऊपर कुछ भी नहीं था, जब तुम उसको टच करा तो तुमको लगा कि अरे वाह क्या स्मूथ सरफेस है। ऐसा ही बेटा लगता है, कब लगता है? जब हम ER को, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को माइक्रोस्कोप से देखते हैं। जब हम ER को माइक्रोस्कोप से देखते हैं ना बेटा, तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं, हमें ये दिखता है कि यार वाकई में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर का एक हिस्सा ऐसा है जिसका सरफेस काफी रफ है। रफ क्यों है? इन राइबोसोम्स के कारण ना भाई। वो जो टेबल के ऊपर जो मैंने कपड़ा बिछाया था ये वाला, उसका सरफेस तुम्हें रफ क्यों लगा था? क्योंकि उस कपड़े के ऊपर मोती पड़े थे, उन मोतियों के कारण तुमको लगा कि यार ये रफ है, और जहां पर वो नहीं थे वहां पर तुमको स्मूथ लगा। तो ऐसे यहां पर भी होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर का वो वाला पार्ट जिसके ऊपर, जिसकी मेम्ब्रेन के ऊपर, टू बी मोर स्पेसिफिक, जिसकी मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम्स चिपके होते हैं ना, वो देखने में लगता है कि अरे काफी कितना रफ है। रफ क्यों है? क्योंकि ये राइबोसोम्स चिपके हुए हैं। और वहीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर का वो वाला हिस्सा जिसकी मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते हैं, वो देखने में बहुत ही स्मूथ लगता है। तो राइबोसोम्स के कारण, उनकी प्रेजेंस या उनकी एब्सेंस के कारण ना रफनेस और स्मूथनेस लगती है। ठीक है, और इसी हिसाब से क्या करते हैं, हम नाम रख देते हैं कि भैया जिसका सरफेस रफ है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसका स्मूथ है वो SER, मतलब कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इतनी सी बात थी। आई बात समझ में? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं ना यहाँ पर लिख भी देती हूँ, दीज आर राइबोसोम्स। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि मैम ये था क्या, ये राइबोसोम्स थे। ठीक है, मैं ये मानती हूँ कि हाँ भैया ये पूरा का पूरा जो ER है अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये है क्या,
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो आउटर कवरिंग है, या ऐसा समझ लो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो आउटर लेयर है उसी का ही एक्सटेंशन है। तो अगर आउटर लेयर पर राइबोसोम्स होते हैं तो इस एक्सटेंशन की मेम्ब्रेन के ऊपर भी राइबोसोम्स होने चाहिए, है ना, कि यहाँ पर है तो फिर यहाँ भी होने चाहिए, लेकिन एंटायर स्ट्रक्चर की मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते हैं। राइबोसोम्स भी बोलते हैं कि अरे यार क्या लगा रखा है ना, हम यहाँ भी चिपके हैं, यहाँ भी चिपके हैं, यहाँ भी, हाँ हम हर जगह नहीं चिपकेंगे। ठीक है, RER और SER। RER कहाँ रहता है बच्चों? RER रहता है टुवर्ड्स न्यूक्लियस, और जो SER है वो आप बोल सकते हो कि न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है, तो इसलिए उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम्स नहीं चिपके रहते हैं। ठीक है, और वो जो है थोड़ा सा कहाँ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आ जाओ, बहुत पढ़ लिया हमने स्ट्रक्चर, अब थोड़ा सा जो है इनके फंक्शंस की बात कर लेते हैं कि भैया ये काम क्या करता है। तो मेरी बात समझो बेटा, जो राइबोसोम्स होते हैं ना, ये एक्चुअली क्या होते हैं, इन्हें अपन प्रोटीन फैक्ट्रीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्रीज। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन बनाते हैं भाई। मैं बोलूँ कि इस फैक्ट्री में बिस्किट बनते, तो वो क्या बन जाएगी? बिस्किट की फैक्ट्री। वैसे अगर मैं बोल रही हूँ इसको कि क्या है, प्रोटीन फैक्ट्रीज हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन बनते हैं। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ये जो RER है ना, ये बहुत चंट होता है। ये क्या करता है, इसको पता है कि इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर जो है ना राइबोसोम्स चिपके हैं, और राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। तो ये इतना चतुर होता है, ये बोलता है कि देखो मेरी मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम्स चिपके हैं, और चिपकते हुए क्या कर रहे हैं? प्रोटीन बना रहे हैं। तो उनके प्रोटीन बनाने का क्रेडिट मैं खुद ले लूंगा। कौन? RER। ये बोलता है कि भैया देखो ऐसा है कि मेरी मेम्ब्रेन के ऊपर चिपक करके अगर राइबोसोम्स बना रहे हैं प्रोटीन, तो उन प्रोटीन्स पर मेरा हक होगा। उन प्रोटीन्स को बनाने का जो क्रेडिट है वो मैं लूंगा कि देखो मैंने बनाया है RER, जबकि RER नहीं बनाता है कोई प्रोटीन, वो तो उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर बाहर की तरफ जो राइबोसोम चिपके होते हैं ना बेटा, वो बनाते हैं प्रोटीन्स। नालायक, लेकिन ये क्या करता है, ये बोलता है कि हाँ मेरी मेम्ब्रेन के ऊपर चिपक करके बनाया है ना, तो फिर क्रेडिट मैं खा जाऊंगा। तो होता क्या है, जैसे कि सपोज ये राइबोसोम है, ठीक है, इनने बनाया है प्रोटीन, इनने बनाया प्रोटीन, तो देखो क्या होता है, ये जो प्रोटीन है ना बेटा, ये आ जाता है RER के ल्यूमेन में। ल्यूमेन मतलब समझते हो क्या होता है? एक कैविटी, ठीक है, एक स्पेस समझ लो। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको दिख रहा है बेटा, इसके अंदर आपको स्पेस दिख रही है कि नहीं दिख रही है? ये पूरी क्या है, ये पूरी क्या है, अंदर देखो ना, जगह है कि नहीं है? तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है ER का ल्यूमेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ल्यूमेन। अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो बताया था कि ये जो ER है ये तो जो है ना न्यूक्लियस की कवरिंग की आउटर लेयर का एक्सटेंशन है, कैसे बनता है ये? तो बस वो जो है न्यूक्लियस की जो एनवलप है उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वही ऐसे एक्सटेंड हो जाती है और ऐसे फोल्ड हो जाती है, और फोल्डिंग से क्या होता है, ये ER बन जाता है। तो मैम ये तो मेम्ब्रेन की फोल्डिंग है ना, तो इसके पास कहाँ से आ गई अंदर स्पेस, इसके पास कहाँ से आ गया इसका ल्यूमेन? तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ कुछ इस तरीके से। ये देखो, ये क्या है, सपोज ये एक पेपर है, ये पेपर है, इसको मैंने फोल्ड कर दिया, तो फोल्डिंग से क्या हुआ, देखो एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बन गया, दिख रहा है ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। लेकिन बेटा इस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर के अंदर क्या है? स्पेस भी तो है ना, ल्यूमेन भी तो है ना इसका। तो ऐसा नहीं है कि ये महज क्या है, मेम्ब्रेन की फोल्डिंग है, तो तुम लोग इसको जो ना हल्के में ले लो, हल्के में मत लेना, हाँ बिल्कुल भी नहीं। तो ये फोल्डिंग है, इसको अगर मैं मतलब ये पेपर है, इसको अगर मैं फोल्ड कर दूं तो ये फोल्डिंग बनी है सिलेंड्रिकल शेप की, माना ये फोल्डिंग बन गई किसी ना किसी शेप की, लेकिन इसके अंदर बकायदा क्या है, स्पेस है, ल्यूमेन है, दिख रहा है ये वाला। फिर तो ER के पास भी क्या होता है, उसका अपना ल्यूमेन होता है, अपनी एक स्पेस होती है, ठीक है। तो देखो RER क्या करता है, RER की मेम्ब्रेन के ऊपर देखो ये चिपके हुए हैं राइबोसोम्स, इनने क्या करा, प्रोटीन बनाया। अब ये प्रोटीन बोलता है RER की सुनो हमको दो, हमको मतलब कि RER के ल्यूमेन में आ जाता है ये प्रोटीन। ये देखो ये प्रोटीन आते चले जा रहे हैं RER के ल्यूमेन में, यहाँ पर देखो आ गए प्रोटीन, ये आ गए प्रोटीन, ठीक है। अब क्या करेगा RER, इसको मेम्ब्रेन से पैक करके, RER के ल्यूमेन में आ गए हैं ये प्रोटीन जो बनाया राइबोसोम्स ने, जो चिपके हैं इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर, है ना। तो ये कहाँ आ गए, ल्यूमेन में आ गए। अब क्या होगा, RER बोलेगा कि देखना अब मैं कैसे जो है ना इनको बनाने का क्रेडिट लेता हूँ। अब क्या करेगा RER, जो आए हैं प्रोटीन्स उनको ही क्या करेगा, मेम्ब्रेन में पैक कर देगा, मेम्ब्रेन में पैक कर देगा। देखो जैसे कि ये प्रोटीन है, इनके ऊपर जो है गिफ्ट पैक चढ़ा दिया, मतलब कि
कवर लगा दिया, ये देखो ये कवर लगा दिया। अच्छा ये कवर किसका होता है? गिफ्ट पेपर तो नहीं चढ़ाएंगे, मेम्ब्रेन की बेटा कवरिंग होती है, ठीक है ना। ये क्या होती है? मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है। सो ये है मेम्ब्रेन की कवरिंग। तो ये कवरिंग लगा करके आर क्या करेगा? ER से बाहर निकाल देगा। इतना चतुर होता है ये। बोलता है कि बेटा तुम देखना तो मैं ना कैसे क्रेडिट लेता हूँ। तो जैसे ही प्रोटीन आया इसके ल्यूमेन में, इसने क्या करा? मेम्ब्रेन की कवरिंग लगा दी उन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के ऊपर, और लगा करके जो है ER से देखो बाहर निकाल दिया। ये देखो ये सब के सब जो ना बाहर निकल के आ जाएंगे ER से। ये आ गए, देखो ER से बाहर निकल करके आ गए ये सब के सब, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। तो सबको क्या लगा? अरे देखो RER ने क्या करा है? प्रोटीन सिंथेसाइज किया है, जबकि RER ने नहीं करा था। वो तो बाज और राइबोसोम चिपके थे ना, उनने करा था। RER ने उनको अंदर ले लिया और मेम्ब्रेन की कवरिंग लगा करके फेंक दिया बाहर निकाल दिया। कहाँ? साइटोप्लाज्म में। तो सबको लगा कि देखो इसने बनाया, इसने नहीं बनाया होता, ठीक है। लेकिन क्रेडिट ये खा जाता है कि प्रोटीन सिंथेसिस में RER रिस्पॉन्सिबल होता है या RER इन्वॉल्व होता है। और ये जो बेटा ये आए हैं छोटे छोटे से पैकेट्स जिनके अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो है ना पैक्ड हैं, इन्हें हम बोलते हैं वेसाइकल्स। क्या बोलेंगे बच्चों? इन्हें हम बोलेंगे वेसाइकल्स। वेसाइकल्स का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, छोटे छोटे से डब्बे जो कि स्टोरेज पर्पस से होते हैं। तो प्रोटीन आए, मेम्ब्रेन की कवरिंग लगाई और लगा के ER से बाहर कर दिया। तो सबको लगा देखो प्रोटीन बना करके इसने साइटोप्लाज्म में जो है ना निकाल दिया। और ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आए हैं जिनके ऊपर मेम्ब्रेन की कवरिंग ये लगी हुई है ना, ये जो छोटे छोटे से आपको जो डब्बे दिख रहे हैं, जो कटोरियाँ दिख रही हैं आपको मेम्ब्रेन से कवर्ड, इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? वेसाइकल्स, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं ना, तो स्ट्रक्चर के हम बोलते हैं कि 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो ये ट्यूब्यूल्स, ठीक है, और ये फ्लैटेंड सैक, ये जो मैंने आपको पहले बताया था ना, ये कि फोल्डिंग्स जो होती हैं उनसे 2 तरह की शेप बन जाते हैं। एक तो ट्यूब्यूल्स बन जाती हैं, दूसरे फ्लैटेंड सैक बन जाते हैं। ये फ्लैटेंड सैक, ठीक है। तो ये पहला कंपोनेंट हो गया। हाँ जी, तो बेटा जी ये पहला कंपोनेंट हो गया स्ट्रक्चर का। ये दूसरा कंपोनेंट हो गया फ्लैटेंड सैक, और तीसरे कंपोनेंट ये बन जाते हैं वेसाइकल्स। तो ऐसा बोलते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका जो स्ट्रक्चर है उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ट्यूब्यूल्स, फ्लैटेंड सैक और ये वेसाइकल्स। क्योंकि अल्टीमेटली क्या हो रहा है बेटा, ER से ये वेसाइकल्स ही तो निकल रहे हैं ना। आप बोलोगे कि मैम देखो ये जो फोल्डिंग थी ना, यहाँ पर 2 तरह का स्ट्रक्चर बन गया था, एक तो ये फ्लैटेंड सैक बन गए थे और ये ट्यूब्यूल्स बन गए थे। तो ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये वेसाइकल क्यों? क्योंकि बेटा अल्टीमेटली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलते क्या है? ये छोटे छोटे से वेसाइकल्स ही निकलते हैं। तो हम बोलते हैं कि भाई ये वेसाइकल्स भी क्या है? इसके स्ट्रक्चर का ही कॉम्पोनेंट है, ठीक है। अब सुनो, ये तो बात हुई RER की कि इट इज़ इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, ओके। अब हम बात करते हैं SER की, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। अब इसकी मजे आती है, क्यों? इसकी तो मेम्ब्रेन के ऊपर जो है ना राइबोसोम्स है नहीं, तो प्रोटीन तो यहाँ पर बनने नहीं वाले जिसका क्रेडिट ये खुद ले जाए। तो अब जो है SER बोलता है कि अरे यार मेरे साथ तो बड़ी दिक्कत है। RER की मजे थी कि बनाया किसी और ने प्रोटीन और क्रेडिट जो है उसको मिल गया, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरे ऊपर तो राइबोसोम्स भी नहीं है जो मैं बना लूँ प्रोटीन का पूरा जो क्रेडिट है वो खुद ले लूँ, मैं क्या करूँ? तो फिर ये बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मैं मेहनत करूँगा और अपनी मेहनत से बनाऊँगा क्या? लिपिड्स, स्टेरॉइड्स, जो एक तरह के लिपिड्स ही होते हैं, ठीक है ना, लिपिड्स, स्टेरॉइड्स एंड हार्मोन्स मैं बनाऊँगा, मैं मेहनत करूँगा मैं। तो वाकई में बेटा वही होता है कि ये जो SER है ये बनाता है, कलर ही नहीं मेरे पास, क्या करूँ? देखो ये जो SER है ना, ये SER ये बनाता है क्या? लिपिड्स, स्टेरॉइड्स एंड हार्मोन्स। ये बना देता है लिपिड्स, स्टेरॉइड्स एंड हार्मोन्स। और बना करके क्या करेगा? जिंदगी भर अपने पास तो रखेगा नहीं, अरे बाहर निकालेगा ना। मतलब इसने सिंथेसाइज क्या करा SER ने? लिपिड्स, स्टेरॉइड्स एंड हार्मोन्स। और फिर क्या हुआ?
वही जो इसने करा था RER ने, कि मेम्ब्रेन की कवरिंग लगा के जो है इन सब चीज़ों को वो ER के ल्यूमेन से बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, ये सब के सब बेटा मेम्ब्रेन से कवर किए जाएंगे और फिर इसके बाद में ये आ जाएंगे बाहर। तो सबको क्या लगेगा कि अरे वाह देखो, ER का जो SER था, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, उसने क्या करा है, लिपिड, स्टेरॉइड्स एंड हार्मोन सिंथेसाइज करे हैं। जो मेम्ब्रेन की कवर लगा के जो ना बाहर निकले हैं, मतलब ये क्या आ गए बाहर बेटा, ये सब आ गए वही वेसाइकल्स। तो देखो ना, ER के ल्यूमेन से क्या निकल कर बाहर आते हैं, वेसाइकल्स निकल के आते हैं ना। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि हाँ भाई वेसाइकल्स भी क्या है, इन्हीं के स्ट्रक्चर का एक कॉम्पोनेंट है। स्ट्रक्चर में ट्यूब्यूल्स तो है ही, फ्लैटेंड सैक तो है ही, वेसाइकल्स भी क्या है, इन्हीं के स्ट्रक्चर का एक कॉम्पोनेंट है। क्योंकि ER के ल्यूमेन से बाहर निकल करके क्या आते हैं बेटा, वेसाइकल्स ही आते हैं। कभी उन वेसाइकल्स में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे, कभी उन वेसाइकल्स के अंदर जो है लिपिड्स मिलेंगे, स्टेरॉइड्स मिलेंगे, ठीक है, हार्मोन्स मिलेंगे, लाइक दैट। तो आपको समझ में आ गया कि दो मेन काम हो गए हैं। RER का काम क्या होता है, RER का काम होता है प्रोटीन सिंथेसाइज करना, और SER का काम क्या होता है, लिपिड, स्टेरॉइड्स एंड हार्मोन सिंथेसाइज करना। और एक बहुत मेजर रोल होता है बेटा ER का, जिसे हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, यहां पर मैं तीसरा भी लिख दूं ना, कंपोनेंट, वेसाइकल्स। एक मेजर फंक्शन होता है ER का, और वो होता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। देखो, बायोजेनेसिस या जेनेसिस का मतलब क्या होता है, कुछ जनरेट करना। क्या जनरेट किया जा रहा है, मेम्ब्रेन। याद करो, अपन ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा है। किसकी बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की बनी होती है। मान लो कि एक सेल को ग्रो करना है, तो ऑब्वियसली जो सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होगी उसको भी ग्रो करना पड़ेगा। सेल मेम्ब्रेन ग्रो कैसे करेगी, जब उसको प्रोटीन्स एंड लिपिड्स मिलेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन को बेटा लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कहाँ से मिलेंगे, ये जो ER है ना, यही तो बना रहा है। ER मतलब कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आते हैं प्रोटीन्स। जो SER हैं उनसे आते हैं लिपिड्स, और ये लिपिड्स एंड प्रोटीन्स दिए जाते हैं किसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ताकि वो अपने अंदर ऐड करके इन मॉलिक्यूल्स को अपनी ग्रोथ करवाए, ताकि इवेंचुअली सेल भी क्या करे, फिर ग्रो करे। तो इसे हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, की मेम्ब्रेन बन रही है, मेम्ब्रेन का जनरेशन हो रहा है। कैसे, विद द हेल्प ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्योंकि RER सिंथेसाइज करेगा क्या, प्रोटीन, और SER इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। तो प्रोटीन्स आ गए, लिपिड्स आ गए, उठा करके दे दे किसको, सेल मेम्ब्रेन को। उसने क्या करा, अपने आप को, अपने अंदर वो मॉलिक्यूल्स जोड़ लिए, ऐड कर लिए, तो उसकी भी ग्रोथ होगी, सेल की भी क्या होगा, इवेंचुअली ग्रोथ हो जाएगी। तो RER इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, SER इज इन्वॉल्व इन synthesis of lipids and steroids and hormones, and together they are involved in the process of membrane biogenesis. 3 फंक्शन हो गए। चौथा फंक्शन और सुनते जाओ, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजन्स एंड ड्रग्स। देखो क्या होता है, अच्छा उसमें स्पेशली जो SER होता है ना बेटा, वो मतलब काम करता है डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस में। देखो होता क्या है, हम जो भी ड्रग खाते हैं, जो भी दवाई वगैरह हम खाते हैं, ठीक है, या जो लोग अल्कोहल वगैरह पीते हैं, जो लोग दारू वगैरह पीते हैं, तो जो हम दारू पी रहे हैं या जो हम ड्रग वगैरह खा रहे हैं बेटा, वो ज़िंदगी भर तो हमारी बॉडी में नहीं रहेगी ना, है, कभी ना कभी तो उसको बॉडी से हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, है ना, डिटॉक्स करना पड़ेगा, डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस करनी पड़ेगी। वो कौन करता है, हमारा लिवर। जैसे कि कभी अगर आपने नोटिस किया हो तो आप ने कोई दवाई खाई हो, एंटीबायोटिक वगैरह खाई हो, है ना, और जब आप एंटीबायोटिक पे होते हो तो आपकी यूरिन का कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है, यूरिन से अजीब सी बदबू आने लग जाती है जो नॉर्मली नहीं आती है ना। तो आप पूछते हो डॉक्टर से या मम्मी पापा से कि ये क्या हो रहा है, तो फिर आपको बताया जाता है कि बेटा दवाइयाँ खा लो ना, उस वजह से क्या हो रहा है, यूरिन के थ्रू वो जो आप बोल सकते हो कि वो जो दवाई है, वो जो ड्रग है, वो बॉडी से निकल रही है। जो आपने दवाई खाई है बेटा, वो ज़िंदगी भर आपके शरीर में नहीं रहेगी। सिमिलरली जो लोग शराब पीते हैं, जो दारू पीते हैं, जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, वो ज़िंदगी भर उनके शरीर में नहीं रहेगा, वो निकलेगा ना बाहर बॉडी के, वो डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस होगी, और वो कहाँ होगी, लिवर में होगी। और लिवर में भी कौन करेगा, यही SER। तो लिवर
के जो सेल्स होते हैं, मतलब लिवर के जो सेल्स होते हैं ना, उनमें जो SCR होता है ये करता है डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस। डिटॉक्स ये करेगा, जितने भी पॉइजन, ड्रग और जो भी अल्कोहल वगैरह है उन सब को बॉडी से बाहर निकालने का काम कौन करेगा? यही करेगा। जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, बहुत दारू पीते हैं, उनके लिवर का जो SCR होता है ना, वो कुछ ज़्यादा ही आप बोल सकते हो कि डेवलप्ड होता है, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होता है। और जो लोग ऐसा बोलते हैं कि जो लोग दारू ज़्यादा पीते हैं ना, उनको दवाइयाँ थोड़ी सी कम असर करती हैं। क्यों? आप खुद सोचो ना कि लिवर के सेल्स में जो SCR है वो बहुत डेवलप्ड है। उसको पता है कि हाँ यार ये क्या है, ये एक बेवड़ा इंसान है, मतलब ये दारू पिएगा, दारू आएगी, हम क्या करेंगे, उसको फटाफट 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 डिटॉक्स करते जाएंगे, बॉडी से निकालते जाएंगे। अब ऐसे में क्या हुआ, वो जो अल्कोहल कंज्यूम कर रहा था इंसान, वो बीमार पड़ गया, अब वो दवाइयाँ खा रहा है। तो SCR को तो लगेगा कि अच्छा, मतलब उस बंदे के लिवर की जो सेल्स में जो SCR है वो तो वेल डेवलप्ड है, वो तो अपने काम में माहिर है, डिटॉक्स करने के काम में। तो जब तक अल्कोहल वो डिटॉक्स करे तब तक तो फिर भी ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, अब वो बंदा बीमार पड़ा, अब वो दवाइयाँ खा रहा है, तो वो ड्रग्स खा रहा है, तो अब उस ड्रग को भी क्या कर देगा, ये SCR उठा करके बॉडी के बाहर निकाल देगा। तो इंसान बोलेगा कि यार मैं दवाई खाता रहा हूँ पर मुझे असर क्यों नहीं कर रही है? असर इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि तुम्हारे लिवर के सेल्स में जो SCR है वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही डेवलप हो गए हैं। इतने हो गए, इतने डेवलप हो चुके हैं कि मस्त जो है ना, जो भी तुम ड्रग खा रहे हो वो मस्त क्या हो रहा है, डिटॉक्सिफाई हो रहा है, चल रही है डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस, जो भी तुम खा रहे हो वो बॉडी के बाहर निकल रहा है, वो काम ही नहीं कर रही है दवाई। तो ऐसे लोगों को, जो लोग शराब ज़्यादा पीते हैं ना, उनको दवाई जल्दी फ़ायदा नहीं करती है। तो ये 4 रोल बेटा, क्योंकि जो डिटॉक्सिफिकेशन का जो पॉइंट है ना, वो आपकी NCERT बुक में भी लिखा है, मैं अभी रीड करवा दूंगी आपको। तो ये 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के याद करने ही होंगे। पहला क्या, RER इज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, SCR इज इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ lipids, steroids and what do you say, hormones. Then they both are involved in the process of membrane biogenesis, and the fourth one is detoxification की process भी ER बहुत अच्छे से कर लेता है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजन, ड्रग एंड अल्कोहल, उसमें SCR बेसिकली इन्वॉल्व होता है बहुत ज़्यादा, वही करता है। ठीक है, आ जाओ अपन रीड कर लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ कॉम्प्लिकेटेड and interconnected system of membrane bound channels and tubules. It is spread throughout the cytoplasm and it is continuous with the plasma membrane and nuclear envelope. मैंने आपको बताया ना कि एक तरफ से, जैसे कि सपोज मैं कौन हूँ, ER हूँ, तो मैं एक तरफ से न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से जुड़ी रहूँगी और दूसरे एंड से मैं सेल की सेल मेम्ब्रेन से क्या रहूँगी, जुड़ी रहूँगी। ठीक है, ये तो NCERT का था, अपन ने पढ़ लिया था। नेक्स्ट, अच्छा हाँ, एक चीज़ यहाँ पे मुझे और आपको बतानी है, वो जो अपन फ्लैट एंड सैक की बात कर रहे थे ना बेटा, फ्लैट एंड सैक की, ये चपटे चपटे से बैक की, इन्हीं फ्लैट एंड सैक्स को हम क्या बोलते हैं, एक नाम इनका हम रख देते हैं और वो नाम होता है सिस्टरने। ठीक है, फ्लैट एंड सैक्स को हम क्या बोलते हैं, सिस्टरने बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसके स्ट्रक्चर के 3 कॉम्पोनेंट्स होते हैं, ट्यूब्यूल्स, वेसाइकल्स और एक जो मैंने आपको बताया था फ्लैट एंड सैक, जिनको अपन सिस्टर्ने भी बोलते हैं। दीज आर लॉन्ग फ्लैट एंड पैरेलली अरेंज्ड अनब्रांच ट्यूब्यूल्स, है ना, मतलब ट्यूब लाइक ही होते हैं, सैक होते हैं, बोरे होते हैं, कुछ ना कुछ स्टोर, या मतलब स्टोर भी आप बोल सकते हो कि ऐसे नहीं कि वो बैग हैं, वो सैक लाइक स्ट्रक्चर हैं, तो उसके अंदर क्या होगा, खाली जगह होगी जहाँ पर आप कुछ स्टोर कर सकते हो, है ना। तो दीज आर लॉन्ग फ्लैट एंड चपटे चपटे से, लंबे लंबे से पैरेलली अरेंज क्या होते हैं, अनब्रांच ट्यूब्यूल्स होते हैं। वेसाइकल्स ये राउंड स्फेरिकल शेप के होते हैं और ट्यूब्यूल्स आप बोल सकते हो कि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं छोटे छोटे से। ठीक है, फिर इसके बाद में टाइप्स की हम बात करें, RER की, द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नेम्ड सो बिकॉज ऑफ इट्स अपीयरेंस के कारण। It is a series of connected flattened sacs having several ribosomes on its outer surface. It synthesizes and secretes proteins. SCR, इसको स्मूथ क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके मेम्ब्रेन के ऊपर कोई भी राइबोसोम्स नहीं होते हैं। इसके पास क्या होते हैं, ट्यूबुलर फॉर्म, मतलब वही जो सिस्टरने वगैरह है, फ्लैटेंड सैक जो है वो बन जाता है क्या, RER, और वो जो ट्यूबुल्स है वो बन जाती हैं SCR. It participates in the production of lipids, steroids and hormones. फंक्शंस देख लेते हैं सबसे पहले। तो
It helps in the synthesis of fats, steroids, cholesterol, etc. It contains secretory proteins. Secretory proteins का मतलब क्या है बेटा? Secretion का मतलब क्या है? वो चीज़ जो सेल के बाहर जानी है, जैसे कि प्रोटीन्स हैं, अब वो बन रहे हैं, प्रोटीन्स जो है बन रहे हैं सेल के अंदर, तो ऑब्वियसली वो कभी ना कभी तो सेल के बाहर भी जाएंगे, तो इनके पास क्या होते हैं? सेक्रेटरी प्रोटीन्स होते हैं. SER plays a crucial role in the detoxification of drugs and poisonous byproducts. NCERT की लाइन है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है SER काय के किस चीज़ में? तो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजनस बाय प्रोडक्ट्स. इट ऑल्सो इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. ठीक है, ये मेन फंक्शंस तो आपको याद करने ही हैं. उसके अलावा it is the only organelle which can move within the cell, so it serves as a channel for the transport of materials between various regions of cytoplasm and between cytoplasm and nucleus. तो जाहिर सी बात है, ये क्या आपने देखा ना कि कितना फैला होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस से लेकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ये फैला होता है. ठीक है, तो साइटोप्लाज्म के वेरियस रीजन्स में अगर मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट होना है तो उसमें मदद कर देगा, एंड बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. ठीक है, उसके अलावा इट ऑल्सो प्रोवाइड स्पेस फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज़. इतना फैला हुआ बिजनेस है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बेटा, तो कहीं ना कहीं क्या करेगा? वेरियस मेटाबॉलिक या बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए अपने में जगह दे देगा. इट एक्ट्स एज एन इंट्रासेलुलर सपोर्टिंग फ्रेमवर्क दैट ऑल्सो मेंटेन्स द फॉर्म ऑफ द सेल. आप खुद ही सोचो ना, जैसे कि अब आई डोंट नो लड़के इस बात से रिलेट कर सकते हैं कि नहीं, पर लड़कियां कर सकती हैं रिलेट इस बात से. कैसे? जब भी हम मार्केट जाते हैं अपना वॉलेट या अपना पर्स खरीदने के लिए, तो दुकानदार क्या करता है? पर्स की डिज़ाइन प्रॉपरली दिखे, है ना, वो फूला रहे, तो दुकानदार वाले मतलब वो दुकानदार क्या करता है? पर्स के अंदर ढेर सारा न्यूज़पेपर घुसा देता है ताकि बैग फूला फूला सा रहे और आपको उसका पूरा शेप, उसकी डिज़ाइन आपको प्रॉपरली दिखे, है ना. यानी कि उस आप बोल सकते हो कि न्यूज़पेपर के कारण पर्स का जो शेप है वो प्रॉपरली उठ के दिखाई देता है. अगर न्यूज़पेपर ना घुसाओ तो वो बिल्कुल ऐसा दबा सा दिखेगा, पर्स क्या डिज़ाइन है, क्या शेप है, कुछ समझ में नहीं आएगा. ऐसा ही कुछ कहाँ होता है? सेल के अंदर भी होता है. आपने देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कितना फैला हुआ बिजनेस है, न्यूक्लियस से लेकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैला हुआ है ना. नेट लाइक स्ट्रक्चर जो है उसने बनाया हुआ है पूरे सेल के साइटोप्लाज्म में. तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, इस फैले हुए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कारण सेल को उसका एक फॉर्म मिलता है और एक शेप एक तरीके से जो है ना मेंटेन करने में मदद करता है सेल की. ठीक है, लाइक आप बोल सकते हो कि लाइक अ स्केलेटन, जैसे कि हमारा जो स्केलेटन है, हड्डियों का जो हमारा पूरा ढांचा है, वो हमारे बॉडी के शेप को मेंटेन करने में मदद करता है ना. वैसे ही सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक तरीके से एक एंडोस्केलेटन का काम करता है सेल का, उसके शेप को मेंटेन करने में मदद करता है. ढांचा जो है बेसिकली फ्रेमवर्क जो है वो प्रोवाइड करता है. सो इट एक्ट्स एज an intracellular supporting framework that also maintains the form of the cell. ठीक है, तो ये सारे बेटा फंक्शंस हो गए किसके? आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के. ठीक है, अब इसके बाद में हम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल की बात कर लेते हैं. चलिए काम करते हैं. उससे पहले एनसीईआरटी जो बोलती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, एक बार हम फटाफट से उसको भी रीड कर लेते हैं. ठीक है, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स. एनसीईआरटी क्या बोल रही है? शीट्स बोल रही है ना, कि वही एक्सटेंशन है मेम्ब्रेन का. तो मेम्ब्रेन फोल्ड होगी तो क्या बन जाएगा? ट्यूब्स बन जाएंगी और शीट्स बन जाएंगी. ठीक है, इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और राउंड और ओब्लॉन्ग बैग्स, जिनको अपन क्या बोलते हैं? वेसाइकल्स. द ER मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ER की मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही सिमिलर होती है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ ER. RER looks rough under microscope because it has particles called ribosomes attached on its surface. The ribosomes which are present in all active cells are the sites of protein manufacture. मैंने क्या कहा था? राइबोसोम्स के लिए प्रोटीन फैक्ट्रीज होते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग होती है, यहाँ पर प्रोटीन बनते हैं. The manufactured proteins are then sent to various places in the cell depending on the need using the ER. और ER की ही मदद से, मैंने क्या कहा था कि RER क्या करता है? प्रोटीन को बनाने का क्रेडिट खुद ले लेता है कि बनाए किसने है प्रोटीन? राइबोसोम्स ने. लेकिन फिर वो राइबोसोम्स कहाँ जाएंगे?
ईआर के अंदर जाएंगे और फिर ईआर से क्या निकलते हैं, वो प्रोटीन्स निकलते हैं। कैसे निकलते हैं, मेम्ब्रेन की कवरिंग लगा लगा करके, यानी कि वेसिकल्स में पैक हो करके वो ईआर वो जो प्रोटीन्स है बेटा वो ईआर से बाहर निकलते हैं। अब वो जो वेसिकल्स है जिनके अंदर वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है बेटा वो कहाँ जाएंगे, तो सेल में जहाँ जहाँ उन प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होगी, है ना, सेल के साइटोप्लाज्म में वेरियस रीजन में जहाँ जहाँ उस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पर वो वेसिकल चले जाएंगे। तो इसीलिए अपन ने पढ़ा था कि ईआर क्या करता है, ट्रांसपोर्ट का भी काम करता है, कि सेल के वेरियस रीजन में किसी सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट हो तो वहाँ तक जो है ईआर पहुंचा देगा उस सब्सटेंस को। जैसे कि प्रोटीन की, जैसे कि ये सेल है, ठीक है ना, इसके इस रीजन में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, तो क्या होगा, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये निकालेगा क्या, अपना वेसिकल, और वेसिकल को कहाँ भेज देगा, यहाँ भेज देगा। तो ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है ना। द SER हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स या लिपिड्स important for cell function. Some of these proteins and lipids help in building the cell membrane. कुछ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स जो बन रहे हैं RER से SER से रिस्पेक्टिवली, वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो सवाल आता है कि मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का मतलब क्या, उसमें कौन सा सेल ऑर्गेनल इन्वॉल्व होता है, तो आपको बोलना होगा ER. Some other proteins and lipids functions as enzymes and hormones. Although ER varies greatly in appearance in different cells, it always forms a network system. कि network system जो है ये बना के रखेगा definitely. For some of the biochemical activities of the cell, in the liver cells, ठीक है, in the liver cells of the group of animals called vertebrates, SER plays a crucial role in detoxifying many poisons and drugs. ये देखो NCERT की लाइन थी, ठीक है, कि SER एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कहाँ, लिवर के सेल्स में, इन डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। ठीक है, चल, तो ये हो गया बेटा क्या, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, गोल्जी अपैरेटस की। इसको आप गोल्जी बॉडी भी बोल सकते हो या गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हो। गोल्जी, गोल्डी हो गया ये तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हो, एक ही बात है, जो मन करे बोल देना, गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी अपैरेटस। ठीक है, अब होता क्या है, देखो ये क्लोज एसोसिएशन में पाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। क्यों, जैसा कि हमने देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ER से वेसिकल्स निकलते हैं। उन वेसिकल्स में कभी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होंगे, कभी कुछ एंजाइम्स वगैरह होंगे, ठीक है, या कभी कुछ लिपिड मॉलिक्यूल्स होंगे, कभी कुछ हार्मोन्स वगैरह होंगे। तो बेसिकली ER से वेसिकल्स आते हैं और उन वेसिकल्स में क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो सब्सटेंसेस या जो मटेरियल सिंथेसाइज हुए हैं, जैसे कि लिपिड्स, प्रोटीन्स, स्टेरॉइड्स, हार्मोन्स, वही सारे सब्सटेंसेस वेसिकल्स में पैक हो करके ER से बाहर निकलते हैं, उसके ल्यूमेन से बाहर निकलते हैं। ठीक है, अब आप ऐसा समझ लो कि मेरी एक फैक्ट्री है, ठीक है, मेरी एक फैक्ट्री है जिसमें मैं तरह तरह के स्पाइसेस बनाती हूँ, मसाले, है ना, जैसे कि मैंने मैजिक मसाला भी बनाया है, मैंने चाट मसाला भी बनाया है, मैंने हल्दी भी प्रिपेयर करी है, मैंने लाल मिर्ची का पाउडर भी बनाया है, मैंने धनिया पाउडर भी बनाया है, और भी कई तरह के स्पाइसेस जो हैं मेरी फैक्ट्री में बनते हैं। ठीक है, अब है एक दुकानदार, उस दुकानदार ने बोला कि मैम आप हमें सारे मसाले देना, हम उसको मार्केट में बेच देंगे। मैंने कहा ठीक है भैया। तो मेरी फैक्ट्री में जितने भी मसाले बनते थे मैंने सारे उठा करके उस दुकानदार को दे दिए। अब क्या होगा, दुकानदार उन मसालों को बेचने के पहले क्या करेगा, फैक्ट्री से जो रॉ मटेरियल आया है बेटा, उसको वो सबसे पहले अलग अलग करेगा कि हाँ भैया ये चाट मसाला अलग हो गया, ये मिर्ची का पाउडर अलग हो गया, ये हल्दी पाउडर अलग हो गया, है ना। मतलब वो क्या करेगा, सबसे पहले स्पाइसेस जो उसको फैक्ट्री से मिले, भाई मैंने तो क्या करा था, मैंने तो एकदम रॉ मटेरियल भेज दिया था कि ये मैंने मसाला बनाया, ये दो, ये बनाया, ये भी ले लो। तो जब वो चीज़ें दुकानदार के लेवल पर आएंगी तो क्या करेगा, वो अपनी शॉप में सबसे पहले उन मसालों को अलग अलग करेगा, सॉर्टिंग करेगा। ऐसा ना हो कि हल्दी में नमक मिक्स हो गया, है ना, लाल मिर्ची में चंकी चट मसाला मिक्स हो गया, मैजिक मसाला में जो ना सांभर मसाला मिक्स हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो क्या करेगा, सारे स्पाइसेस को सबसे पहले वो क्या करेगा, अलग अलग सॉर्टिंग करेगा, है ना। सॉर्टिंग करने के बाद क्या करेगा, उनमें फिर वो कुछ मॉडिफिकेशन भी लेकर के आएगा।
जैसे कि मैंने जो है ना मैजिक मसाला बनाया है, ठीक है। अब उस मैजिक मसाला जो मैंने बनाया था, मतलब मैजिक मसाला मतलब क्या, बहुत सारे मसाले का एक मिक्सचर बनाया था मैंने, ठीक है। अब मैंने क्या करा था, मैंने तो बस मिक्स करके भेज दिया। अब दुकानदार ने देखा कि यार ये जो मैजिक मसाला है, जितना मसाला पाउडरी होगा उतना लोगों को पसंद आएगा। अगर उस मसाले में मतलब वो आएंगे, क्या बोलते हैं उसको, दाने आएंगे अगर बीच बीच में, जैसे कि कभी नहीं मम्मी मसाले वाली सब्ज़ी बनाती हैं तो कभी काली मिर्च मुंह में आ गई, कभी लहसुन मुंह में आ गया, कभी अदरक का पीस मुंह में आ गया, तो हम कैसे बोलते हैं, अरे यार मम्मी ठीक से मसाला पीसा करो ना। तो वैसे दुकानदार ने सोचा कि यार ये जो मसाला आया है, जो मिक्सचर मसाले का, ये बहुत फाइन पाउडर नहीं है, ठीक है, बहुत ही फाइन पाउडर नहीं है, मिक्सचर तो है लेकिन इसको हमें और स्मूथ करना पड़ेगा, तब जाकर के लोग उसको पसंद करेंगे। तो वो क्या करेगा दुकानदार, उस मिक्सचर को, मसाले के मिक्सचर को वो और क्या करेगा, ग्राइंड करेगा, ताकि एक सॉफ्ट, एक स्मूथ सा पाउडर बन जाए, ठीक है। फिर उसके मतलब उसमें क्या करा, मॉडिफिकेशन करा, ठीक है। फिर इसके बाद में जैसे हल्दी है, अब हल्दी जो मैंने भेजी थी है तो वो बहुत अच्छी हल्दी, लेकिन उसका जो कलर है वो थोड़ा सा डल येलो है। अब अगर कोई भी उसकी दुकान पर आएगा हल्दी खरीदने के लिए और वो देगा उसको, तो वो सामने वाला बोलेगा कि यार ये कैसा डल हल्दी है, थोड़ी सी ब्राइट येलो कलर की हल्दी होगी ना तब तो हम खरीदेंगे। तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा कलर डाल देगा दुकानदार, अपने उस हल्दी को बेचने के लिए क्या करेगा, थोड़ा सा उसमें कलर डाल देगा, ताकि बढ़िया येलो कलर की हो जाए हल्दी और उसके बिल्कुल हल्दी हाथों हाथ बिके, ठीक है। ऐसी मिर्ची है कि मिर्ची भी जो है ना एकदम ऐसी अजीब से रंग की थी, मतलब ब्राइट रेड कलर नहीं था। तो क्या करेगा शॉपकीपर, उसमें वो थोड़ा सा रेड कलर डाल देगा, ताकि जो मिर्ची है उसका बहुत ही प्यारा सा रेड कलर आ जाए मसाले का, है ना, पाउडर का। तो ऐसे वो क्या कर रहा है, कुछ कुछ मॉडिफिकेशन करता जा रहा है फॉर द बेटरमेंट ऑफ कोर्स, है ना। और फिर इसके बाद में मतलब उसने सबसे पहले क्या करा, सॉर्टिंग करी, फिर इसके बाद में मॉडिफिकेशन किया, और फिर इसके बाद में वो पैकेजिंग करेगा कि पहले वो पैकेट में डालेगा, फिर डब्बे में डालेगा, है ना, फिर बंडल बना बना करके वो लोगों को बेचेगा। मतलब उसने सबसे पहले मसालों की सॉर्टिंग करी, फिर कुछ कुछ मॉडिफिकेशन किया, फिर उसकी पैकेजिंग करी, और पैकेजिंग के बाद क्या हुआ, उसने उन मसालों को अपनी दुकान से बाहर निकाला। अब वो जो मसाले उसकी दुकान से बाहर निकल रहे हैं बेटा, वो हो सकता है कि सेम शहर में बटे, है ना, सेम शहर में, जैसे कि भोपाल शहर है, अब भोपाल में जो लोग रह रहे हैं वो क्या करेंगे, आकर के उस दुकानदार से मसाले लेंगे। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि उसके मसाले कहाँ चले जाएं, विदेश में चले जाएं। भाई जो विदेशी लोग हैं वो भी तो हमारे यहाँ से मसाले लेते हैं ना, स्पाइसेस लेते हैं, तो वो एक्सपोर्ट भी कर सकता है, इंडिया के बाहर भी बेच सकता है उन मसालों को, और सेम शहर में भी क्या कर सकता है, वो अपने मसाले बेच सकता है ना। अब ये जो बेटा दुकानदार का काम तुमको मैंने बताया है ना, एग्जैक्टली यही काम होता है गोल्जी अपैरेटस का। इसका काम क्या होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो वेसाइकल्स आ रहे हैं, अब उन वेसाइकल्स में चाहे कुछ भी क्यों ना हो, उन वेसाइकल्स को सबसे पहले गोल्जी अपैरेटस बोलता है, आओ मुन्नो आओ मेरे पास आओ, मेरे अंदर आओ। मतलब सबसे पहले उन वेसाइकल्स को गोल्जी अपैरेटस अपनी बॉडी के अंदर लेता है। बॉडी के अंदर लेने के बाद उन वेसाइकल्स में जो भी सब्सटेंसेस हैं, है ना, प्रोटीन, लिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल, ये सब वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उन सभी सब्सटेंसेस को वो क्या करेगा, सॉर्टिंग करेगा, मतलब अलग अलग करेगा कि हाँ भैया ये प्रोटीन्स हैं, ये लिपिड्स हैं, ये स्टेरॉइड्स हैं, ये कोलेस्ट्रॉल हैं, ये है ना, सबको वो अलग अलग करेगा। फिर उसके बाद में क्या करेगा, मॉडिफिकेशन करेगा। कैसे मॉडिफिकेशन, जैसे कि कोई प्रोटीन है, ठीक है, जैसे कि कोई प्रोटीन है, तो प्रोटीन के ऊपर वो क्या करेगा, थोड़ा सा एक कार्बोहाइड्रेट की चेन लगा देगा, तो क्या बन जाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन बन जाएगा, ठीक है। एक लिपिड का मॉलिक्यूल है, लिपिड के मॉलिक्यूल के ऊपर भी वो क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट की एक चेन लगा देगा, तो क्या बन जाएगा, ग्लाइकोलिपिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ग्लाइकोलिपिड। कुछ इस तरीके से, मतलब कुछ कुछ मॉडिफिकेशन कर रहा है, ऑफ कोर्स फॉर द बेटरमेंट, है ना। तो गोल्जी अपैरेटस ने क्या करा, ईआर से आने वाले वेसाइकल्स को सबसे पहले उसने अंदर लिया, फिर उसने सॉर्टिंग करी, फिर इसके बाद में जो भी सब्सटेंसेस थे उन वेसाइकल्स में उनका मॉडिफिकेशन किया। मॉडिफिकेशन के बाद क्या होगा, मॉडिफिकेशन के बाद जो है, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन करा, छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको दिया, जैसे कि प्रोटीन है, उसमें एक कार्बोहाइड्रेट की चेन लगा दी, तो क्या बन गया, देखो ग्लाइकोप्रोटीन। एक लिपिड का मॉलिक्यूल है, उसमें जो है ना कार्बोहाइड्रेट की चेन लगा दी, क्या बन गया, ग्लाइकोलिपिड बन गया। तो इस तरीके से क्या करेगा गोल्जी अपैरेटस, मॉडिफिकेशन करेगा। और मॉडिफिकेशन करने के बाद
इन मॉडिफाइड सब्सटेंसेस को वही दोबारा से मेम्ब्रेन में पैक करके, मतलब कवरिंग लगा करके पैकेजिंग करेगा, है ना, पैकेजिंग करेगा और फिर उसके बाद में अपने बॉडी से बाहर निकाल देगा, मतलब उन सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट कर देगा। ठीक है, जैसे कि सपोज मैं कौन हूँ, गोल्जी बॉडी हूँ, यहाँ से वेसाइकल्स आए हैं, कहाँ से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, उनको मैंने अपने अंदर लिया, फिर सॉर्टिंग करी, कुछ कुछ मॉडिफिकेशन किया और फिर से उन सारे सब्सटेंसेस को मेम्ब्रेन में पैक कर दिया, कवर लगा दिया मैंने मेम्ब्रेन का, और फिर वही सब्सटेंसेस जिनको मैंने मेम्ब्रेन में पैक कर दिया, मतलब पैकेजिंग हो गई, फिर उसके बाद में वही सब्सटेंसेस क्या होंगे, यहाँ से मेरी बॉडी से बाहर निकलेंगे। ऑफ कोर्स वो जो बाहर निकल रहे हैं बेटा, वो कैसे निकल रहे हैं, वेसाइकल्स के अंदर। कोई भी सब्सटेंस बेटा यदि मेम्ब्रेन के अंदर पैक हो जाए तो वो पूरा स्ट्रक्चर क्या बन जाता है, वेसाइकल बन जाता है। जैसे कि सपोज ये एक एंजाइम है, एंजाइम क्या होते हैं बेटा, प्रोटीन्स ही तो होते हैं। देखो, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। क्या आप बोलोगे कि मैम जितने भी प्रोटीन है वो सारे के सारे एंजाइम होते हैं? नहीं, कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो एंजाइम बन जाते हैं। सारे एंजाइम प्रोटीन है लेकिन सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये एक एंजाइम है, इस एंजाइम के ऊपर हमने क्या करा है, इस एंजाइम के ऊपर मेम्ब्रेन की कवरिंग लगा दी है, तो पता है वो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वेसाइकल। कोई भी सब्सटेंस जब किसी मेम्ब्रेन की, मतलब जब किसी भी सब्सटेंस के ऊपर मेम्ब्रेन की कवरिंग लग जाती है बेटा, तो ये एंटायर स्ट्रक्चर फिर क्या कहलाता है, वेसाइकल। आई रिपीट, कि कोई भी सब्सटेंस हो, सपोज आपके पास प्रोटीन ही क्यों ना हो, अगर उसके ऊपर मेम्ब्रेन की कवरिंग लग गई, इसका मतलब क्या, वो एंटायर स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, एक वेसाइकल बन जाएगा। समझे? तो इसी तरीके से गोल्जी अपरेटस काम करता है कि वेसाइकल्स आए हैं ईआर से, उनको वो लेगा, अलग अलग करेगा, सॉर्टिंग करेगा, मॉडिफिकेशन करेगा, पैकेजिंग करेगा, वही मेम्ब्रेन में पैक कर करके क्या होगा, अपनी बॉडी से बाहर निकाल देगा। कहाँ, साइटोप्लाज्म में। मतलब गोल्जी बॉडी जो है, गोल्जी अपरेटस जो है, उसके स्ट्रक्चर के एक साइड से वेसाइकल्स आएंगे और दूसरे साइड से वेसाइकल्स बाहर निकलेंगे। अब वो जो वेसाइकल्स है बेटा, जो गोल्जी बॉडी के एक साइड से बाहर निकलते हैं, वो दो तरह के होते हैं वेसाइकल्स। ठीक है, एक होते हैं ट्रांसपोर्ट वेसाइकल और एक होते हैं सेक्रेटरी वेसाइकल। ट्रांसपोर्ट वेसाइकल का मतलब क्या है, वो वेसाइकल जो सेल के ही अंदर साइटोप्लाज्म में अलग अलग रीजन में क्या करेंगे, सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करेंगे, लेकर के जाएंगे। सेक्रेटरी वेसाइकल क्या होते हैं, वो वेसाइकल जो अपने अंदर के सामान को सेल के बाहर छोड़ करके आते हैं। सेक्रेशन का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैं बोल रही हूँ कि कोई सब्सटेंस सेक्रीट कर रहा है, इसका मतलब क्या, कि उस सब्सटेंस को सेल ने बनाया और अब वो सब्सटेंस क्या हो रहा है, सेल के बाहर जा रहा है। तो जो वेसाइकल जो निकलते हैं गोल्जी बॉडी से, वो दो तरह के बनते हैं, ट्रांसपोर्ट एंड सेक्रेटरी। ट्रांसपोर्ट वेसाइकल क्या होते हैं, वो वेसाइकल्स अपने अंदर का सामान सेल के ही अंदर साइटोप्लाज्म में अलग अलग रीजन में दे करके आ जाएंगे। सेक्रेटरी वेसाइकल्स क्या होते हैं, जो अपने अंदर का सामान सेल के बाहर छोड़ करके आते हैं, सेक्रीट करके आते हैं। आई बात समझ में? चलो एक बार जो है अपन पिक्चर देख लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और देखो ये क्या है, गोल्जी बॉडी है या गोल्जी अपैरेटस है। ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ से क्या हो रहा है, ये देखो वेसाइकल्स आ रहे हैं। ठीक है, ये देखो ट्रांसपोर्ट वेसाइकल। देखो ट्रांसपोर्ट का मतलब ही क्या हो रहा है, सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है कि विद इन द सेल के ही अंदर साइटोप्लाज्म के डिफरेंट रीजन में जब किसी सब्सटेंसेस को पहुंचाना हो, जैसे प्रोटीन पहुंचाना है, स्टेरॉइड पहुंचाना है, लिपिड मॉलिक्यूल्स पहुंचाने हैं, है ना, तो उसको अपन बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। और सेक्रीशन का मतलब क्या है कि कोई सब्सटेंस सेल के बाहर निकालना, दैट इज सेक्रीशन। ठीक है, तो ये देखो, ये वेसाइकल्स हैं बेटा, जो कहाँ से आ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट वेसाइकल्स हैं, तो ईआर से आ रहे हैं। ठीक है, ईआर से देखो कहाँ गए, गोल्जी बॉडी के अंदर गए। गोल्जी बॉडी ने क्या करा, अलग अलग करा, मॉडिफिकेशन किया, पैकिंग करी, और पैकेजिंग के बाद देखो इन वेसाइकल्स को अपने दूसरे साइड से, यहाँ से आ रहे हैं वेसाइकल्स और इस साइड से क्या हो रहे हैं, देखो वेसाइकल्स गोल्जी बॉडी से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, ये देखो, ये देखो, ये कुछ इस तरीके से जो वेसाइकल्स है बेटा, वो ऐसे पिंच ऑफ हो रहे हैं, जैसे कि आपकी मम्मी नहीं आटा सानती हैं और फिर उसमें से वो आटा क्या करती हैं, ऐसे पिंच ऑफ करती हैं और उसके रोल बनाती हैं। तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही होता है कि गोल्जी बॉडी का जो दूसरा साइड आपको दिख रहा है,
ठीक है। यहाँ से देखो जो वेसाइकल्स हैं वो ऐसे पिंच ऑफ होते हैं, जैसे कि अपन आटे से वो बॉल पिंच ऑफ करते हैं, वैसे ही देखो गोल्जी बॉडी के इस साइड से ये जो वेसाइकल्स हैं वो देखो कैसे हो रहे हैं, ऐसे पिंच ऑफ हो रहे हैं, पिंच ऑफ, ठीक है ना। और इन वेसाइकल्स में क्या भरा हुआ है, सामान, मॉडिफाइड सामान। अब ये जो वेसाइकल्स बने बेटा ये दो तरह के हैं, ट्रांसपोर्ट एंड सेक्रेटरी। ट्रांसपोर्ट वेसाइकल यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, है ना, ट्रांसपोर्ट वेसाइकल आपको यहाँ दिख रहे होंगे, जो अपने अंदर का सामान सेल के ही साइटोप्लाज्म में कहीं और दे करके आ रहे हैं। वहीं देखो ये क्या है, ये है एक सेक्रेटरी वेसाइकल, जो अपने अंदर का जो सामान है वो देखो सेल के बाहर छोड़ करके आएगा। तो ट्रांसपोर्ट एंड सेक्रेटरी वेसाइकल्स, ठीक है। अब देखो गोल्जी बॉडी के हमने अभी तक स्ट्रक्चर की बात नहीं करी है, फंक्शन हमने पढ़ लिया, लेकिन अभी तक हमने स्ट्रक्चर नहीं देखा। तो मैं आपको बता देती हूँ बेटा, इसका जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा प्यारा सा होता है, वही मेम्ब्रेन बाउंड फ्लैटेंड सैक होते हैं जो एक दूसरे के साथ पैरेलली अरेंज हो जाते हैं, और उन्हीं चपटे चपटे फ्लैटेंड सैक जो आपस में पैरेलली अरेंज्ड होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सिस्टरने। तो इसके स्ट्रक्चर में देखो बेसिकली क्या पाया जाएगा, सिस्टरने पाई जाएंगी। ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये फ्लैट मेम्ब्रेन बाउंड सैक जो आपस में देखो पैरेलली अरेंज्ड हो। पैरेलली का मतलब क्या है, ऐसे आमने सामने। तो देखो ये क्या है, एक चपटा सा मेम्ब्रेन बाउंड वो है, सैक है, इसके पैरेलली दूसरा सैक है, इसके पैरेलली तीसरा सैक है। तो वैसे फ्लैटेंड सैक आपस में पैरेलली अरेंज्ड हो जाते हैं और क्या बना देते हैं, गोल्जी अपैरेटस की बॉडी बना देते हैं। और इन्हीं फ्लैटेंड सैक को हम क्या बोलते हैं बेटा, सिस्टरने बोलते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर में क्या पाया जाएगा, सिस्टरने पाई जाएंगी जो पैरेलली अरेंज्ड होती हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेसाइकल्स को ये रिसीव करेगा और वहीं इसके स्ट्रक्चर के दूसरी तरफ से क्या होगा, वेसाइकल्स पिंच ऑफ भी होंगे, है ना। तो इसलिए इसके स्ट्रक्चर के दो फेज बन जाते हैं, एक होता है सिस फेस और एक होता है ट्रांस फेस, सिस और ट्रांस फेस, ठीक है। सिस फेस वो होता है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के तरफ हो। सिस फेस को एक्चुअली अपन रिसीविंग फेस भी बोलते हैं, क्योंकि ये फेस क्या करता है, ये फेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाले वेसाइकल्स को रिसीव करता है। या बोल सकते हो कि इसी फेस के थ्रू जो ईआर के जो वेसाइकल्स हैं वो गोल्जी बॉडी के अंदर आते हैं। तो इसको अपन सिस फेस बोलते हैं या ट्रांस फेस बोलते हैं, है ना। कहाँ होता है, ईआर के तरफ होता है, टुवर्ड्स ईआर। और इसके अपोजिट साइड जो फेस होता है बेटा उसको अपन बोलते हैं ट्रांस फेस, ठीक है ना। इसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांस फेस। क्यों, क्योंकि इस वाले फेस से क्या होता है, वेसाइकल्स इसकी बॉडी से पिंच ऑफ होकर के बाहर निकलते हैं, या तो ट्रांसपोर्ट वेसाइकल बनेंगे या फिर वो सेक्रेटरी वेसाइकल्स बनेंगे। तो दो फेस हो गए इसकी बॉडी के, इसके स्ट्रक्चर के, सिस एंड ट्रांस। इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर किससे बनता है, सिस्टरने से बनता है। सिस्टरने बोले तो फ्लैटेंड सैक जो आपस में पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। फिर दो फेस होते हैं, सिस फेस एंड ट्रांस फेस। सिस फेस टुवर्ड्स ईआर रहेगा, ठीक है। और सिस फेस के थ्रू क्या होगा, ईआर के वेसाइकल्स इसकी बॉडी के अंदर आएंगे, फिर वो सॉर्टिंग होगी, मॉडिफिकेशन होगा, पैकेजिंग होगी, और पैकेजिंग के बाद में जो वेसाइकल्स हैं इसकी बॉडी के दूसरे साइड से क्या होते हैं, पिंच ऑफ होकर के बाहर निकलते हैं। तो जहाँ से बाहर निकल रहे हैं जिस फेज से, उसको अपन क्या बोलेंगे, ट्रांस फेज बोलेंगे, या शिपमेंट फेज भी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ से क्या हो रहा है, सब्सटेंसेस की शिपिंग हो रही है, बाहर निकल रहे हैं सब्सटेंसेस, ठीक है। तो ये मेजर बातें हो गई गोल्जी बॉडी के बारे में। अब इसका एक बहुत ही बढ़िया फंक्शन होता है जो आपकी एनसीईआरटी बुक में भी लिखा है, वो है लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन। अब ये लाइसोसोम्स क्या होते हैं बेटा, या ये लाइसोसोम्स क्या होते हैं, ये कुछ नहीं, मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल्स होते हैं। मैंने आपको क्या बोला कि यदि कोई भी सब्सटेंस के ऊपर मेम्ब्रेन की कवरिंग चढ़ जाए, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस के ऊपर यदि मेम्ब्रेन की कवरिंग चढ़ जाए तो वो पूरा स्ट्रक्चर क्या बन जाता है, एक वेसाइकल बन जाता है। आई बात समझ में, क्या बन जाएगा, वेसाइकल बन जाएगा। तो इसका काम होता है गोल्जी बॉडी का मेन, लाइसोसोम्स बनाना। लाइसोसोम बेटा होते क्या है, जैसे कि ये एक वेसाइकल है ना, या ये समझ लो कि ये सब क्या है, ये सब है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और इन डाइजेस्टिव एंजाइम्स के ऊपर यदि मैंने एक मेम्ब्रेन की कवरिंग लगा दी बेटा, तो ये एंटायर स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक वेसाइकल। और इसी वेसाइकल को हम क्या बोलेंगे, लाइसोजाइम, ठीक है ना, लाइसोसोम, सॉरी क्या बोलेंगे अपन इसको, लाइसोसोम बोलेंगे। कि बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, उनको हमने एक मेम्ब्रेन के अंदर कवर कर दिया,
मेम्ब्रेन से कवर कर दिया तो वो वेसाइकल बन जाएगा, और उस वेसाइकल को हम क्या बोलेंगे, लाइसोसोम बोलेंगे। तो होता क्या है, ईआर से प्रोटीन्स आते हैं, ईआर से प्रोटीन्स आते हैं। मैंने आपको अभी समझाया था कि एंजाइम्स क्या होते हैं बेटा, प्रोटीन्स ही होते हैं। सारे प्रोटीन्स एंजाइम नहीं होते, बट सारे एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं। तो ईआर से क्या हुआ, अलग अलग तरह के प्रोटीन्स आए, गोल्जी बॉडी के अंदर आए, उनको अलग अलग किया गया, मॉडिफिकेशन किया गया, फिर इसके बाद में मेम्ब्रेन में पैक करा गया। तो देयर आर सर्टेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स जिनको कि गोल्जी बॉडी क्या करता है, एक मेम्ब्रेन में पैक कर देता है। यानी कि अब यहाँ से ट्रांसफेस से इसके एक वेसाइकल बाहर निकलेगा, इसके ट्रांसफेस से क्या होगा, एक वेसाइकल बाहर निकलेगा, जिस वेसाइकल में क्या भरे होंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे होंगे, और इसी वेसाइकल को हम क्या बोल देते हैं, लाइसोसोम। सॉर्टेड। चलो आ जाओ पढ़ लेते हैं। Golgi apparatus was first observed and described by scientist Camillo Golgi in 1898. The Golgi apparatus consists of several flattened membrane sac called cisternae which are stacked on top of each other, कि एक दूसरे के ऊपर अरेंज रहेंगे या पैरेलली अरेंज रहेंगे, ठीक है। It has a distinct structural organization including two main phases. द सिस फेज जिसको अपन एंट्री या रिसीविंग फेज भी बोलते हैं, या ट्रांस फेज दूसरा वाला जिसको कि अपन एग्जिट या शिपिंग फेज भी बोलते हैं। दीज फेसेस डिफाइन द डायरेक्शनल फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स थ्रू द गोल्जी बॉडी, यानी कि मॉलिक्यूल्स कैसे आ रहे हैं, कैसे बाहर निकल रहे हैं, ये दोनों फेसेस हमें बताते हैं। The cis and the trans phases of the Golgi apparatus have distinct roles in the processing and sorting of molecules. Cis phase क्या करेगा, ER से आने वाले जो वेसाइकल्स जिनमें कि प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, उनको वो रिसीव करेगा। These molecules फिर कहाँ जाते हैं, गोल्जी बॉडी के अंदर, जहाँ पर उनका मॉडिफिकेशन होगा, है ना, और फिर इसके बाद में एज दे प्रोग्रेस थ्रू द सिस्टरने, देन सब्सिक्वेंटली ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनकी सॉर्टिंग की जाती है, इसके बाद में वो पैकेजिंग होती है उनकी इनटू ट्रांसपोर्ट वेसाइकल्स दैट बड ऑफ फ्रॉम द ट्रांसफेज ऑफ द गोल्जी apparatus। जैसे कि अपन गुथे हुए आटे से बॉल पिंच ऑफ करते हैं, ठीक उसी तरीके से जो वेसाइकल्स आए उनमें जो सब्सटेंसेस थे गोल्जी बॉडी के अंदर, उनकी सॉर्टिंग हुई, मॉडिफिकेशन हुआ, पैकेजिंग हुई, और इसके बाद में वही वेसाइकल्स क्या होंगे, बड ऑफ हो जाएंगे गोल्जी बॉडी के ट्रांसफेज से। दीज वेसाइकल्स दे देन कैरी द मॉलिक्यूल्स ऑफ टू देयर फाइनल डेस्टिनेशन, है ना, जो वेसाइकल्स निकले ना बाहर, वो क्या करेंगे, अपने अंदर के माल को फाइनल डेस्टिनेशन तक लेकर के जाएंगे, सच एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर सेक्रीशन। मतलब वही, यदि सेक्रेटरी वेसाइकल होगा तो वो जाएगा कहाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास, ताकि जो अंदर का सब्सटेंस है वो सेल के बाहर निकल जाए, और अदर ऑर्गेनल्स फॉर स्पेसिफिक फंक्शंस, ठीक है। देन फंक्शन क्या क्या होता है इसके, लिपिड एंड प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इन एंडोप्लाज्म रेटिकुलम आर मॉडिफाइड एंड पैक्ड इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स। क्रिएशन ऑफ लाइसोसोम्स इसका मेन काम होता है। इन सम केसेस शुगर में भी कॉम्प्लेक्स शुगर जो है बनती है सिंपल शुगर से इन गोल्जी apparatus, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा है, ठीक है। तो ये मेन फंक्शंस जो है आपको याद करने होंगे गोल्जी बॉडी के। यहाँ पर देखो, द गोल्जी apparatus was first discovered या described by Camillo Golgi, consists of system of membrane bound vesicles या flattened sac arranged approximately parallel to each other। क्योंकि एनसीईआरटी ने लिखा है इसलिए हम इनको पैरेलल ही बोलेंगे कि चपटे चपटे क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सैक होते हैं, फ्लैट एंड पैरेलली अरेंज्ड in stacks called cisterns. These membranes often have connections with the membranes of ER and therefore constitute another portion of a complex cellular membrane system. The material synthesized near the ER is packed and dispatched to various targets inside and outside the cell through the Golgi apparatus. कि ER से जो भी substances या material synthesize हुए हैं उनकी पैकेजिंग होती है, और फिर यहाँ से फिर वो Golgi body से डिस्पैच हो जाते हैं, या तो सेल के ही अंदर या फिर सेल के बाहर। Its function include the storage, modification and packaging of the products in the vesicles. क्या क्या फंक्शन होता है गोल्जी बॉडी का, स्टोर करना, मॉडिफाई करना और पैकेजिंग कर देना प्रोडक्ट्स की इन द वेसाइकल्स। इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर may be made from simple sugar in the Golgi body. The Golgi apparatus is also involved in the formation of lysosomes. तो ये तीन काम बेसिकली हो गए, क्या क्या, स्टोर करना, मॉडिफाई करना और मेम्ब्रेन में या वेसाइकल्स में पैक करना, ठीक है। दूसरा काम क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स शुगर बन जाना सिंपल शुगर से, एंड देन लास्टली आप बोल सकते हो कि लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन। सो दैट्स ऑल। आज के सेशन के लिए बस इतना ही। आज अपन ने पूरा
दो जो अपने सेल ऑर्गेनल्स हैं बेसिक वाले, उनको हमने कवर कर लिया है। अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग विद डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।